जी संदीप जी, जैसे आपने बोला, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल के आप देखिए घबराहट हर जगह है। डोमेस्टिक फ्रंट पे भी है और ग्लोबल फ्रंट पे भी। ग्लोबल फ्रंट पे तो हमें पता ही है कि ट्रम्प के बयान जिस तरह से आते हैं उससे प्रॉब्लम तो आती है। लेकिन हम्म। जो गोल्ड और सिल्वर में जो मूवमेंट आ रहे हैं ना, वो ऐसे ही हमने बहुत रेयर केस में देखती इतनी वॉलेटिलिटी, और मेटल भी जिस तरह से भागे हैं, यानी इट शोज के कि ना ओवरऑल ग्लोबल वॉलेटिलिटी प्लस नो रिस्क ऑफ हो रहा है, बड़े लेवल पे हो रहा है। और रिस्क ऑफ तभी होता है जब किसी को पता नहीं कि आगे जाके क्या होगा। ट्रम्प, वी नो हाउ अनसर्टेन ही इज, वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी जब से वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा ले, उनको लगता है अभी वो किसी देश पे भी कर सकते हैं अपना मकाम, यानी वही प्रॉब्लम है जिस तरह से उन्होंने ग्रीनलैंड को भी बोला था। और वही मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है। अब वो तो प्रॉब्लम है, प्लस इंडिया में देखिए बजट है, इकोनॉमिक सर्वे आया, लेकिन बजट में भी हमें पता है कि ओवरऑल डिफेंस में एलोकेशन बढ़ेगा वो सब, लेकिन इतना अभी भी वहां भी क्या कुछ रॉन्ग साइड पे ना चले जाए, रॉन्ग फुटिंग पे ना चले, इसके लिए मार्केट थोड़ा अभी लाइट होगा और बजट से पहले, और वो मुझे लग रहा है रहेगा। और देखिए जिस तरह से हम लोग ऑल टाइम हाई से मार्केट गिरा है, दिस शोज के देखिए एक तो कोई भी, अगर हम लोग डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें, एनालिस्ट की बात करें या एफआई के, रिजल्ट से इतने प्रभावित नहीं हुए जो हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे। और उसके वजह से ये सडनली जो 1,000 सवा 1,000 का जो पॉइंट की गिरावट है, वो उसके वजह से भी वन ऑफ द रीजन था। तो ओवरऑल इंडिकेशन इतने पॉजिटिव नहीं है और कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं बजट किस तरह से जाता है। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ खास चेंज नहीं होगा, लेकिन वो एक इवेंट चला जाए, फिर एक कामनेस आए और ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू कामनेस आए, तो फिर मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। अदरवाइज बोथ कमोडिटी और मार्केट विल बी फ्रजाइल, एटलीस्ट ये कुछ वीक तक तो ऐसा लग रहा है मेरे को। ओके। मैं सर पता क्यों आपसे पूछ रहा हूँ या फिर इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि हम 3 दिन की लंबी तेज़ी लेकर बैठे हुए हैं ऑलरेडी। बजट से पहले ना एक कोई से कह रहा है कि प्री बजट रैली है, कोई कह रहा है कि बाउंस बैक है, हम गिर गए थे, बिना किसी वजह से गिर गए थे। तो ये जो 3 दिन का अप मूव हमने देखा ना, उसके बाद सर ये जो सिनेरियो बन रहा है ना, स्पेशली बजट से पहले, उस वजह से थोड़ा घबराहट और भी ज़्यादा है। वैसे हम देखते हैं कि 2 दिन का वीकेंड होता है तो उससे पहले घबराहट बन जाती है। इस बार तो हम 1 तारीख को खुलेंगे, लेकिन बजट में क्या निकल के आएगा, बजट के पिटारे से क्या खुलेगा, वो भी नहीं पता। और जिस तरह का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा सर कंसर्निंग सा है। करेक्ट करेक्ट। और जैसे आपने बोला ना कि जियो पॉलिटिकल हमारे हाथ में नहीं है वो, लेकिन हमारे हाथ में एक ही था जो हमारी कंपनी के हाथ में, वो था डोमेस्टिक रिजल्ट। सही में निराशा आई है वहां से। आप देखो मेनली क्या है कि जो बड़े बड़ी कंपनीज थी, उनसे रिजल्ट ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, थोड़ा वहां नीचे आया है। और एफआई की सेलिंग तो आपको पता है किस तरह से हो रही है, तो डोमेस्टिक भी थोड़ा नो बैकफुट पे हो गए। नो डाउट वो लोग बाय करे, लेकिन अभी एग्रेसिवली आई थिंक दे आर ऑल्सो वेट एंड वॉच। तो यहाँ वो प्रॉब्लम आ गई। अगर डोमेस्टिक फ्रंट पे अगर रिजल्ट ठीक ठाक आ जाते, अच्छे आ जाते ना, तो मुझे लग रहा है शायद हम लोग अभी 17 में भी 500 600 पॉइंट ऊपर होते। लेकिन ये जो गिरावट है वो वन ऑफ द मुझे फैक्टर लग रहा है कि डोमेस्टिक में जो रिजल्ट्स अच्छे नए वो भी है। अभी देखना रहेगा नेक्स्ट क्वार्टर कैसा रहेगा, लेकिन तब तक आई थिंक अनसर्टेनिटी रहेगी। चलिए, कल जो रिजल्ट्स बाजार बंद होने के बाद आए ना, जैसे आप हाईलाइट कर रहे हैं, मैं उनकी बातचीत करता हूं सर। लेकिन आपने एफआईएस की बिकवाली की बात करी, तो कल आप देखेंगे एक दिन के पॉज के बाद फिर से आप देखेंगे तो करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईएस की ओर से देखने को मिली है। अब आप कहेंगे नंबर छोटा है, लेकिन नंबर आप देखेंगे तो एक दिन पहले का इतना ही खरीदारी का था, ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए के आसपास का ही, 480 करोड़ रुपए का बाय का फिगर था, जो कि 2 जनवरी के बाद आया था। 2 जनवरी को 290 करोड़ की खरीदी, खरीदते बहुत छोटे अमाउंट में है। कल राहत की बात है कि बिकवाली भी छोटे अमाउंट में हुई है। लेकिन सर इस पूरे महीने का जो नंबर है ना सर, ऑलमोस्ट 44,000 करोड़ का हो चुका है। तो सर मैं कल भी बातचीत कर रहा था, हमारे साथ लोकेश जी थे। तो क्या एफआईआईज कुछ इंडिकेट कर रहे हैं सर इस सेलिंग से, बजट से पहले क्या दबाव बनाने की या फिर कुछ संकेत देने की कोशिश है कि आपकी नीतियों की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर हम कुछ चाहते हैं जो आप करें, एड्रेस करें, टैक्स को रिलेटेड जो भी बाजार में ट्रेड करने पर लगते हैं? नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा, यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें
ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चले, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। सी एफआई क्लियर कट बोल रहे हैं कि आपके रिजल्ट्स ऐसे नहीं है जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करना मीन्स कर रहे थे। यानी हम्म। देखिए, आपको जो वैल्यूएशन, जैसे हमको निफ्टी में वैल्यूएशन आप देखो, अभी अभी हम लोग 20 के पी पे खड़े हैं। वो तो हमें एक स्टॉक की तरह ही गिनते हैं, इंडिया एज अ स्टॉक। बाकी सब, अगर बाकी सब देखे, चाइना, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, वो काफी सस्ते हैं हमसे। तो वो बोले कि तो मैं आपको क्यों इतना प्रीमियम दूं जब आपके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे, प्लस आपका बजट आ रहा है, हमें पता नहीं क्या होगा। अब बजट में भी क्या हुआ है कि जो जीएसटी का जो ऑलरेडी हमें अच्छा खासा रिबेट मिल गया है, और आगे भी जो स्टेप्स लिए, उससे वजह से बजट में कुछ बड़ी चीज आने में मुझे नहीं लगता इतना कुछ आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ अनाउंस हो गया है। तो वो हम्म। बोलेंगे कि अभी जो आपको डोमेस्टिक फंड से, गवर्नमेंट से जो अनाउंसमेंट हुई है, जो बेनिफिट, वो आपका रिजल्ट में कब दिखेगा? वो दिखेगा तब वो आएंगे। देखो, दे विल ऑल्सो लाइक इंडिया, ऐसा नहीं कि उनको आना नहीं चाहते, लेकिन उनको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखना चाहिए जो उनके खिलाफ है अभी। तब तक वो क्या करेंगे? वो ट्रेडिंग ही करेंगे। यही 15,000 के आसपास आएंगे, बाय करेंगे, और 16,000 के आसपास सेल करेंगे, वही चलता रहेगा। लेकिन ज्यादा प्रेशर सेलिंग के अर्न से होगा। अब डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को तो ऑफकोर्स इनफ्लो आ रहा है, तो उनको तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो एफआई इनडायरेक्टली बोल रहे कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में स्टिल यू आर क्वाइट एक्सपेंसिव। आई थिंक आपको रिजल्ट उतना बढ़ाना पड़ेगा, आपका ईपीएस इंडिया लेवल पे, ईपीएस निफ्टी लेवल पे ईपीएस बढ़ना चाहिए, तब जाके आपका नो आप में इन्वेस्टमेंट करना जस्टिफाई होगा। ठीक है। इनफैक्ट वायदा बाजार में भी देख लीजिए, कल एफआईएस के जो आंकड़े हैं ना, निराशाजनक ही कहना चाहिए, क्योंकि 1763 करोड़ रुपए की बिकवाली आप देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में हुई है। 4,000 करोड़ रुपए के इंडेक्स ऑप्शंस भी बेचे गए हैं, हालांकि देखना होगा कॉल बेची गई हैं या फिर पुट बेची गई हैं। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में 5,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली और 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए के स्टॉक ऑप्शंस भी बेचे गए। नेट नेट आप देखेंगे 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली आपको वायदा बाजार में दिखेगी एफआईएस की ओर से कल के सेशन में, यानी कि 29 जनवरी के जो आंकड़े हमारे सामने, और 400 करोड़ रुपए के आसपास का हमने कैश सेगमेंट में नंबर बनता हुआ देखा है। या जाहिर सी बात है कि जो इंडेक्स फ्यूचर्स भारी मात्रा में बेचे गए हैं तो उसका फिर लॉन्ग शॉर्ट रेशो में असर होना स्वाभाविक था। आप देखिए, जो लॉन्ग रेशो 12.62% थी, वो घटकर अब 12.20% पर पहुंच गई है। यानी कि अपनी जो लॉन्ग पोजीशंस हैं उसको अनवाइंड कर रहे हैं, केवल ट्रेडिंग के लिहाज से या फिर एडजस्टमेंट के हिसाब से कुछ कुछ पोजीशंस उनकी ओर से हमने देखा कि बढ़त की साथ देखने को मिली थी। 23 जनवरी को आप देखिए नंबर ये 15% के आसपास पहुंच गया था लॉन्ग पोजीशंस का। फिर से आप देखिए अनवाइंडिंग उनकी ओर से होती हुई नजर आ रही है। तो वायदा बाजार में भी कल एफआईएस की ओर से भारी भरकम बिकवाली ही हमने बनती हुई देखी। सर, इस बीच एक अच्छी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है ना, मैंने अभी ये खबर देखी कि ट्रम्प साहब ने घोषणा की है कि पुतिन साहब जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, वो एक हफ्ते के लिए यूक्रेन के ऊपर जो अटैक्स हैं, जो हमले हैं, उनको रोक देंगे। ट्रम्प साहब ने कहा है कि क्योंकि सीवियर कोल्ड है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो यूक्रेनियंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो इस बात को पुतिन साहब ने मान लिया है। और खबर सर यहाँ तक भी है कि रशिया ने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की साहब, उनको इनवाइट भी किया है मॉस्को। शायद ये पीस टॉक से रिलेटेड ही कुछ बातचीत है। तो अगर ये फ्रक्टिफाई होती है या फिर इस खबर की भी पुष्टि होती है, जैसा मैं देख रहा हूँ एक जगह सर, एक पोर्टल पर, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पाइट हो सकती है सर। 4 साल से ये युद्ध चल रहा है ऑलमोस्ट, तो ये कुछ पॉजिटिव हो सकता है सर, जिस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। जी संदीप जी, ये मैंने भी पढ़ा था, और यू आर कम्प्लीटली राइट कि ये एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ ही है, क्योंकि जिस तरह से वॉर चल रहा है किसी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हम्म। एक एक भी देखना है कि पुतिन साहब ना बहुत शार्प है, उनको पता है उनको क्या करना है, ऑलरेडी ठान के बैठे हुए। अब देखिए, पीस डील में भी शर्त उनकी वो ऐसी रहेगी कि जो शायद यूक्रेन वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि नाटो ओवरऑल वीक हो रहा है। नाटो इसलिए वीक हो रहा है क्योंकि जिस तरह से यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, अच्छा ले लिया, और जिस तरह से ग्रीनलैंड पे भी बात चल रही है, तो उनको पता है नाटो वीक हो रहा है। तो वो अपने जो कंडीशन है कि वो इतने टफ रखेंगे, पता नहीं यूक्रेन वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। एक तरह से तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि पुतिन अब यूक्रेन लेके ही रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर नाटो वीक होता है तो यूक्रेन को बचाने वाले ज्यादा बचेंगे नहीं। और वही हम्म। यहाँ दिख रहे हैं। और अभी जिस तरह से कंडीशन है, 4 साल वॉर होने के बाद देखो जेब सबकी खाली हुई है, करेक्ट। और वहाँ यूरोप भी कितना सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को, यूएस तो ऐसे भी ऊपर नीचे हो रहा है। हम्म। सो मेरे को लग रहा है कि देखते हैं पीस टॉक का क्या आता है, लेकिन मैं इतना होपफुल नहीं हूँ। अगर होना तो ये कब का हो गया होता, ये कोई चाल हो सकती है क्या? क्योंकि पुतिन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, जब तक रियली में पेपर पे आ नहीं जाता तब तक कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, इससे थोड़ा तो अभी पॉजिटिव सेंस, लेकिन वो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव, उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा।
यूएस इंडिया ट्रेड डील, पुतिन साहब और यूक्रेन के बीच में कोई पॉजिटिव करार होना या फिर युद्ध विराम होना, जब तक नहीं हो जाते हैं हर कोई ये कहता है कि तब तक आप बिल्कुल मान के ना चलिए, पेपर पर आने दीजिए, एग्रीमेंट होने दीजिए, उसके बाद माना जाएगा कि हाँ कुछ अच्छा हुआ है या फिर एक्चुअली हो चुका है। बहरहाल सर, मैंने कहीं ये भी पढ़ा है कि संदीप शायद जी यूके। देखिए आप जो हम लोग इंडिया यूरोप की भी डील की बात कर रहे थे, बड़ा डील ना, हाँ। मदर ऑफ ऑल डील, क्या हुआ उसके बाद? मार्केट तो गिरा ही है। रीजन क्योंकि वो 2026 एंड तक वो लागू होगा। अब तब तक को क्या हालत होगी क्या पता। मार्केट तो हमेशा देखता है भाई कल क्या होने वाला है। तो ये सब सेंटीमेंट पॉजिटिव होती है। इंडिया यूएस की डील भी होती है, लेकिन वो इंप्लीमेंट करने में टाइम लगता है। ये बड़ी डील जो होती है वो डिकेट्स, जैसे यूरोप के साथ जो डील 2 डिकेट से चल रहा था, अभी जाके लागू होगा। अब वो 2026 के बाद होगा, फिर एक्सपोर्ट हमारे बढ़ेंगे, फिर वो रिजल्ट में दिखेंगे। सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो काफी हद तक ये सब सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है, मार्केट उतना पेशेंस रखता नहीं है। ठीक है। मैं तो कहीं पढ़ रहा था सर, कहीं आई थिंक यूके और जर्मनी की ओर से कुछ हथियारों की नई खेप जो है वो यूक्रेन को पहुंचाई गई है। तो एक तरफ नेगेटिव खबर भी है, दूसरी तरफ ये भी है कि एक हफ्ते के लिए शायद ये युद्ध विराम जैसी स्थिति बनी है और जेलेंस्की साहब को मॉस्को इनवाइट भी किया गया है पुतिन साहब की ओर से। बहरहाल देखना होगा। लेकिन क्रूड अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट $70 के आसपास पहुंच गए, क्योंकि ईरान के आसपास जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं यूएस की ओर से और उनकी सेना की ओर से, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और उसी से आप देखिए दुनिया भर में सोना चांदी क्रिप्टो और जो दुनिया भर के बाजार हैं उनमें काफ़ी उथल पुथल देखने को मिली। आज देखते हैं कि हमारे मार्केट्स में 3 दिन की तेज़ी के बाद आज किस तरह का एक्शन बनता है। बहरहाल कल आप देखेंगे तो रुपया हमारा 18 पैसे कमज़ोर होता हुआ दिखा, 91.78 के मुकाबले 91.96 का लेवल है। 91.96 आई थिंक सर, 91.96.5 91.9650 ये हमारा पिछला रिकॉर्ड लो था। और कल आप देखेंगे तो दिन के दौरान हमने 91.9850 या राउंड ऑफ करके 91.99 का लेवल देखें तो ये नया रिकॉर्ड निचला स्तर है जो कि रुपए ने कल इंट्राडे में छुआ है। तो 91.96 ऑलमोस्ट सर 92 की कगार पर पहुंच गए हैं। कल मैंने एक मीम पढ़ रहा था, कहे कि इंडिया, हमारा जो सर ISD कोड है वो +91 है, तो इंडिया से अब पाकिस्तान की तरफ बढ़ गया 92 की तरफ, उसके बाद शायद अफगानिस्तान और श्रीलंका जिसका 94 है उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो आपका भी यही मानना है कि हमारा रुपया इंडिया पार करके पाकिस्तान पहुंच गया, अब उसके बाद फिर अफगानिस्तान और श्रीलंका की बारी है? ये मीम फैक्ट्री का तो मानना पड़ेगा, कहीं से भी कुछ भी लाके आते हैं। लेकिन यहाँ नहीं, बात तो सही है। ओवरऑल देखिए, हमारी आई थिंक लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि आरबीआई अभी प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है रुपये को। भाई जाने दो जहां जाना है, क्योंकि क्यों, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ, हम लोग फालतू में डॉलर स्पेंड कर दिया हमने। पता है $85 86 में शशिकांत दास जी थे, तब हमने इतना प्रोटेक्ट किया था, उसका फायदा क्या हुआ? सो आरबीआई प्रोटेक्ट नहीं करेगा और ये होगा। और लेकिन करना भी चाहिए संदीप जी। देखिए अभी भी हम जैसे अभी बात करते हैं, यू डील हुई है, इंडिया यूएस का कब होगा, अभी एक एक साल लग जाते हैं इन सबको इम्प्लीमेंट होने में। तब तक एक्सपोर्ट की हालत टाइट हो जाती है। एक्सपोर्ट वाले का अगर एक्सपोर्ट 50% भी डाउन हो गया ना सर, एक क्वार्टर, उनका आधे एम्प्लॉयज निकल जाते हैं सर। इतनी हालत, वो ऑपरेशनल कॉस्ट में इम्पैक्ट आ जाता है। तो ऑफ कोर्स क्यों करेगी आरबीआई, जाने देगी जहां जाना है। और एट द एंड आपका भी एक्सपोर्ट सही होना चाहिए। इवन ट्रम्प क्या चाहते हैं, ट्रम्प भी यही चाहते हैं कि डॉलर डी वैल्यू हो, तो वो एक्सपोर्ट बढ़ा पाए। सो आई थिंक ये चलता ही रहेगा। ये थोड़ा मे बी 91 92 93 भी हम लोग देख पाएंगे, और ये इम्पैक्ट रहेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन यस, एक्सपोर्ट के लिए आई थिंक गवर्नमेंट और आरबीआई ऐसे कोई स्टेप्स नहीं लेगी जिससे रुपये को प्रोटेक्ट करे। वो हमेशा वो चाहेंगे कि भाई एक्सपोर्ट बढ़े, और उसके रुपये डिवैल्यू, तो इट्स ओके फॉर देम। किसी सेक्टर या स्टॉक पर सर इसका कोई इम्पैक्ट देखते हैं आज के सेशन में आप? नहीं देखिए, इसका इम्पैक्ट तो ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फर्म्स मैं बताता हूँ कि वो हेज करके चलते हैं आजकल, क्योंकि सबको पता है कि ये हालत होने वाली है। तो मुझे नहीं लगता क्वार्टरली रिजल्ट में ज़्यादा इम्पैक्ट। हाँ, लेकिन धीरे धीरे आगे जाके केमिकल सेक्टर, उन सब में मुझे लग रहा है कि जो हम लोग वापसी समझ रहे थे कि आएगी, वो और थोड़ा डिले हो सकती है। तो ये सब में थोड़ा मुझे इम्पैक्ट है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके, चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं, खबरों वाले शेयरों की बातचीत करते हैं।
सबसे पहले सर नतीजों की बात कर लेते हैं जो कल बाजार बंद होने के बाद आए उसमें टाटा मोटर्स सीवी टाटा मोटर्स कल मुनाफा आप देखेंगे इनका तीसरी तिमाही में साल दर साल ऑलमोस्ट आधा हो गया। 48% का ड्रॉप है। रेवेन्यू बढ़कर आए 16%। अबिड्डा में करीब 42% के आसपास का जंप है और मार्जिन भी बढ़कर आए हैं, लेकिन मुनाफा गिरा है सर, 705 करोड़ रुपये आ गया। कुछ वन टाइम इम्पैक्ट होगा आई थिंक लेबर कोड का। तो टाटा मोटर्स सीवी में सर हमने अभी तक रुझान काफ़ी अच्छा देखा है ना एवर सिंस लिस्टिंग। तो अब इन नंबर्स के बाद कुछ निराशा तो नहीं हो जाएगी सर, स्टॉक गिर सकता है? नहीं देखिए, ऑफ कोर्स ये डाउन है और काफी हद तक एक्सपेक्टेड था कि डाउन रहेगा, लेकिन कुछ ज्यादा ही डाउन लग रहा है मेरे को। और ओवरऑल टाटा मोटर्स सीवी ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है ना, वैल्यूएशन भी काफी हाई पे थे। और क्योंकि एक था एक्सपेक्टेशन था कि सीवी में एक तो इनको इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि पैसेंजर का भी अलग हो गया है, तो आगे जाके लग रहा था कि मार्जिन एक्सपेंशन और डिमांड भी अच्छी रहेगी। लेकिन ये एग्जैक्टली मुझे वन ऑफ है कि नहीं वो मुझे भी यहाँ से पता नहीं चल, लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक रुक जाना चाहिए। यहाँ थोड़ा कॉन्सोलिडेट हो गया क्योंकि स्टॉक बहुत बढ़ चुका है। अगर मैं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूँ तो इट्स ऑन अ हायर साइड, सो वन हैज टू वेट। लेकिन स्टॉक अच्छा है, लेकिन यहाँ 15-20% मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा नीचे आता है, फिर आप सोचो लंबे जाने के लिए। ओवरऑल मैं सीवी में भी पॉजिटिव हूँ, लेकिन ये थोड़ा क्या होता है कि जब आप स्टॉक इतना बढ़ जाता है तो वो कूल ऑफ होगा ये यहाँ से। ठीक है, ओके। इस पर ब्रोकर्स की भी राय आई होगी आई थिंक। मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि ब्रोकर्स क्या राय बना रहे हैं इन नंबर्स के बाद, क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं निकल के सामने आए हैं। लेकिन नंबर्स अगर सर कहीं अच्छे आए हैं तो वो है वेदांता के। आप देखिए इनका मुनाफा 60% ग्रो किया है साल दर साल बेसिस पर। रेवेन्यू में 37% का जंप है। अबिड्डा में भी उतनी ही बढ़त है। मार्जिन हालांकि फ्लैट रह गए हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए सर तो नंबर्स बहुत शानदार है मुनाफे के फ्रंट पर स्पेशली। तो सर जिस तरह का रनअप हो चुका है पूरा, ये जो वैल्यू अनलॉकिंग का पूरा सिनेरियो बनना था वो बन चुका है। इन नंबर्स के बाद क्या और अपसाइड की गुंजाइश आपको नजर आती है? संदीप जी कम दिख रही है, अनलेस अनलेस स्टॉक को ऊपर ले जाना है तो बात अलग है। लेकिन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे कम लगे, क्योंकि जैसे आपने बताया ऑलरेडी रनअप हो चुका है और ये पता था कि इस तरह का रिजल्ट आएंगे अक्रॉस द मेटल सेक्टर। आई थिंक आपने आज सुबह बात भी की, टाटा स्टील भी 200 क्रॉस हो गया। हम्म। अक्रॉस हिंदुस्तान कॉपर ने 20% के सर्किट लगाई। तो जो बताया था एक जबरदस्त तेजी है। तो अभी इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से फ्रेश बाइंग मैं यहाँ नहीं बोलूंगा कि आप मत कीजिए। ट्रेडर हो तो ऑफ कोर्स नो, आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए, क्योंकि ये कभी भी रिवर्स हो सकता है। और जिसके पास हो तो वो भी मैं बोलूंगा कि 10% नीचे स्टॉप लॉस लगा के चले, लेकिन अदरवाइज रिजल्ट शानदार है। अभी भी शायद ये तेजी रहेगी अनलेस अनलेस कुछ ब्रेक हो मेटल इंडस्ट्री में, तो बात अलग है। ये जो गोल्ड और सिल्वर जिस तरह से भाग रहे हैं और जिस तरह से वॉलीटिलिटी है, इसलिए वजह से मेटल सेक्टर में रहेगा। तो प्लीज बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए कंप्लीट ना है इस लेवल पे। फ्रेश बाइंग के लिए कंप्लीट ना है, रनअप ऑलरेडी स्टॉक में बहुत ज़्यादा देखने को मिल चुका है। अब आईटीसी सर ऑन द फ्लिप साइड, जितना वेदांता चला है उतना ही आईटीसी गिरा है। जब से वो 1 फरवरी से इनके ऊपर ड्यूटी बढ़ी है, सिगरेट्स महंगी हुई हैं, तो इनका जो मुनाफा है सर 6% घटकर आया। हालांकि रेवेन्यू 6.25% बढ़े हैं। अबिड्डा में 7.5% 8% का जंप था। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है 60 बेसिस पॉइंट का। सर नंबर्स वैसे देखा जाए तो जितना बाजार मान के चल रहा था उससे ज़्यादा खराब आए हैं, क्योंकि 5,150 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफा रहने का अनुमान था। रेवेन्यू भी थोड़ा सा 150 करोड़ के आसपास कम आए हैं जो बाजार मान के चल रहा था। हालांकि अबिड्डा के फ्रंट पर नंबर अच्छा है और मार्जिन भी जो बाजार मान के चल रहा था घटकर आएंगे, वो मार्जिन बढ़कर आए हैं। तो मिले जुले नंबर्स हैं। इन नंबर्स के बाद और स्पेशली जिस तरह का डाउनफॉल आ चुका है सर इस शेयर में, आप क्या रेकमेंड कर रहे हैं? क्या लंबी अवधि के लिए इन नंबर्स के बाद जिसको खरीदारी करनी है वो शुरू कर देनी चाहिए? नहीं देखिए, वैल्यूएशन तो काफी हद तक नॉर्मल हो चुके हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें, क्योंकि अभी 319 पे आ गया है ये स्टॉक ऑलरेडी। अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 20 के पी पे चल रहा है। तो हम्म। वैल्यूएशन तो काफी कूल डाउन हो चुके हैं, तो उसमें इस लेवल पे तो सेल करना कोई बनता नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें, लेकिन एक ही चीज है कि अगर आप किसी को भी एंटर करना है, ये धीरे धीरे चलेगा, ऐसे फास्ट नहीं जाएगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा ओवरहैंग है जो हमें और आपको पता है, सिगरेट का। कुछ भी हम्म। होगा सिगरेट पे टैक्सेशन बढ़ेगा, और वो टोबैको पे टैक्सेशन बढ़ेगा, और वो ओवरहैंग होता है ना, मार्केट को ओवरहैंग पसंद नहीं है। अब पहले इंडियन होटल थी इनके साथ, सॉरी आईटीसी होटल इनके साथ थी, तो वो एक अच्छा मुनाफा कर लेती, वो अब अलग हो गई है। और इनका एफएमसीजी जो सेगमेंट है वो उतना भी ग्रो नहीं हुआ है जितना सिगरेट का। अगर आप सिगरेट देखें तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 60-65% उनका सिगरेट है रेवेन्यू का, लेकिन जी। वो 80-85% प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता है।
तो जब आपका 80-85% कंट्रीब्यूट जो सेगमेंट है उसमें ओवरहैंग रहेगा तो स्टॉक नॉर्मली बढ़ता नहीं है। तो ये एक ट्रेडिंग स्टॉक हो जाता है जो 300 और 400 के बीच में घूमेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आई थिंक देयर आर बेटर स्टॉक इन एफएमसीजी जो आप देखिए जहां क्रेडिटेबल ग्रोथ दिखे ईयर ऑन ईयर। जब तक यहाँ एफएमसीजी बड़ा नहीं होगा तब तक यहाँ ओवरहैंग हमेशा रहेगा। तो एफएमसीजी को तो सर कई सारे नंबर्स आए हैं। कल आप कह रहे हैं कि आईटीसी के अलावा और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ऑप्शंस की बात करते हैं। कल कोलगेट के नंबर्स भी आए हैं सर बाजार बंद होने के बाद। 318 करोड़ मुनाफा रहने का अनुमान था, 324 करोड़ के आसपास आया। एकदम फ्लैट काइंड ऑफ नंबर्स आप कहिए मुनाफे के फ्रंट पर आए। रेवेन्यू 2% बढ़ा, अबिडा में 1.25% के आसपास का फॉल है। अबिडा 445 करोड़ रहना था, 448 करोड़ आया, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। और मार्जिन जो कि बाजार मान के चल रहा था 30.4% तक घट जाएंगे, वो 30% तक घट गए, यानी कि एक परसेंटेज पॉइंट से ज़्यादा का फॉल यहाँ पर देखने को मिला है। तो कोलगेट सर ये आईटीसी का विकल्प हो सकता है नंबर्स के बाद? नहीं नहीं, कोलगेट तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये अंडर परफॉर्मर रहा है सालों से। अगर आप रहा है, उसका रेवेन्यू, मैं भी यही कहने वाला था सर, अंडर हाँ परफॉर्मर रहा है ये। हाँ, 3 साल से अगर आप सेल्स देखो तो 6% से बढ़ा है, प्रॉफिट 10% से बढ़ा है। देखो इंडियन मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 15% तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए और रेवेन्यू भी 15% से बढ़ना चाहिए। तो यहाँ कोलगेट का वही है, अगर जैसे आपने ग्रोथ बताई वो भी कुछ खास नहीं है। और वो आई थिंक प्रॉब्लम ये क्या हुआ कि कोलगेट ने वो डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए पोर्टफोलियो अदर देन टूथपेस्ट एंड ऑल दैट। क्रेडिबल कहते हैं ना एफएमसीजी बाकी सब सेगमेंट में इतना बड़ा नाम नहीं बना और वहां जाके वो अटक गए। सो अगर आप विकल्प की बात ही करें तो मैं इनडायरेक्टली मैं मैरी को या वहां मैं बोल रहा था कि अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। इवन अगर हम्म आप टाटा कंज्यूमर भी एक ऐसा है कि जहां आपको कहीं ना कहीं डबल डिजिट ग्रोथ दिख सकता है, तो वो सेगमेंट में जाइए। यहाँ अभी भी मुझे इतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो मैरिको, टाटा कंज्यूमर, एफएमसीजी में आपको अच्छे लग रहे हैं। इसमें सर डाबर भी फिट होता है क्या इस लिस्ट में जो आप कह रहे हैं, मैरिको नहीं और टाटा कंज्यूमर के साथ? क्योंकि डाबर के भी कल सर डाबर नंबर्स का, आए। कल नंबर्स आए हैं, यस मैं एक बार डाबर के नंबर्स बता नंबर, दूं सर। हाँ ओके।7.25% इनका मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू में 6% का जंप है। अबिडा इनका ग्रो किया सर 7.8%, 733 करोड़ रहने का अनुमान था, 734 करोड़ पर नंबर आया। और मार्जिन जितने रहने थे आने का अनुमान था वहीं पर आए हैं, 30 बेसिस पॉइंट का जंप यहाँ पर देखने को मिला है। नंबर्स में सर कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं जिसने डिसअपॉइंट किया या फिर आउट परफॉर्म किया है, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। सर लेकिन जब इन्फ्लेशन इतना डाउन है ना, वी नीड एन आउट परफॉर्मेंस। क्योंकि ये सब अगर आप डाबर की बात, सेम कोलगेट जैसी ही स्टोरी है। 3 साल से आप देखिए 5% से रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट तो 1% माइनस है 3 साल का। और अगर आप देखो ये 49 के पी पे बैठा है। अब जब आप इस लेवल पे बैठे हो वैल्यूएशन में, यू नीड एटलीस्ट 10 to 15% जंप। ओके, नहीं तो ये स्टॉक क्या होता है कि रिजल्ट के टाइम भागेंगे वापस नीचे आ जाएंगे। डाबर भी सेम कहानी है। सो आई एम ऑनेस्टली आई एम नॉट पॉजिटिव ऑन डाबर ऑल्सो। एफएमसीजी में प्रॉब्लम क्या है संदीप जी के, इन सबके वैल्यूएशन ऑलरेडी 50-60 के पी के ऊपर होते हैं। और तब अगर आप, क्योंकि ये स्टेबल देते हैं आपको डिविडेंड और वो सब, तो यहाँ थोड़े रिस्क कम होता है इसलिए नहीं। लेकिन ये चलते भी इतने ज्यादा नहीं है, तो वहां आपको बहुत ही स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। और यहाँ अभी भी मुझे डाबल कर लग रहा है कि जिस तरह से पैट का भी थोड़ा मिस हुआ है, वॉल्यूम ग्रोथ धीरे धीरे इंप्रूव होगा लेकिन उस तरह से इंप्रूव नहीं होगा जिस तरह से आई थिंक एक री रेटिंग आनी चाहिए डाबर में। तो आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव ऑन डाबर ऑल्सो। नंबर्स के बाद भी कोई बहुत बड़ी रैली आ जाएगी, रिकवरी आ जाएगी, ऐसी उम्मीद आप ना करके चलें डाबर में। टाटा कंज्यूमर और मैरिको ये दो स्टॉक्स हैं जो कि एफएमसीजी सेक्टर में सर कह रहे हैं कि उनको काफ़ी पसंद है। चलिए ये एफएमसीजी स्पेस की बात होगी सर। स्विगी के नंबर्स कल आए हैं, इसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो घाटा है ना सर वो बढ़कर आया और 1,000 करोड़ के भी पार पहुंच गया है। पिछले साल भी इसी क्वार्टर में घाटा था 800 करोड़ रुपए का, और ये सर दूसरा क्वार्टर है। इनफैक्ट पिछले साल तो 800 करोड़ का घाटा था ही था, पिछले क्वार्टर भी आप देखें तो इनका घाटा जो था वो 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ही था। तो दूसरा क्वार्टर है जब हम देख रहे हैं कि इनका जो घाटा है वो 1,000 करोड़ रुपए के ऊपर रहा है। रेवेन्यू बढ़े हैं 54%, तो रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं लेकिन वो मुनाफे में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। और इनफैक्ट आप देखिए इनका जो बिड्डा लॉस है वो भी बड़ा है, यानी कि कामकाजी फ्रंट पर जो घाटा है 725 करोड़ से बढ़कर 782 करोड़ रुपए पर आया है। सर स्विगी में आई एम श्योर किसी ब्रोकर की रिपोर्ट में इसका मेंशन जरूर होगा, कुछ डाउनग्रेड वगैरह होगा। सर 2 क्वार्टर से 1,000 करोड़ रुपए का घाटा आप कर रहे हैं, जब आपकी सेल्स 54% बढ़ रही है तो कौन खरीदेगा फिर? देखिए यही तो है, लेकिन क्या होता है कि ये बड़ी बड़ी होप स्टोरी होती है कि भाई एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरा टर्न अराउंड हो जाएगा। और वो एक दिन के राह में ना 3-3 साल निकल जाते हैं। और यहीं भी ये हो रहा है कि स्विगी का भी ये होप स्टोरी है बड़ी। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकी कंपटीशन, ब्लिंकिट देखो, जेप्टो देखो, आप इंस्टामार्ट देखो,
आप फोन करते हो 10 मिनट में आ जाता है और इतने डिस्काउंट देते, कहाँ से आप पैसे बनाओगे? हम भी पूरे दिन यूज करते हैं, लेकिन तो पता ही है कि बनने टाइम लगे। अब जब इंस्टामार्ट उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर है, जो फूड डिलीवरी बिजनेस अभी सेकंड हो गया, वैसे वहाँ इटरनल में भी आप देखिए तो ब्लिंकिट रेवेन्यू ड्राइवर है और फूड डिलीवरी पीछे हो गए। तो अब जो बड़ा सेगमेंट है वो प्रॉफिटेबल, ये सब एक्सपेक्टेशन था कि 1 डेढ़ साल में ये सब इबिटा पॉजिटिव होंगे, और इसलिए मार्केट इनको उस तरह से री रेटिंग कर रहा था। अब पीछे 1 2 क्वार्टर से उनका नैरेटिव ही चेंज हो गया है। इटर्नल ने भी बोला कि भाई हम लोग इतना जल्दी इबिटा पॉजिटिव नहीं होंगे ब्लिंकिट में। इवन यहाँ भी बेस्ट बात चले, यहाँ के सीईओ की कल मैंने सुन रहा था तो उन्होंने बोला कि भाई अब हम लोग ज्यादा लॉस नहीं करेंगे, जहां जहां अगर लगे तो हम लोग अपना खर्चा बचाएंगे, ये सब बातें चल रही है। तो अब जब मैनेजमेंट ऐसा बोलने लगे, यानी उनको भी कहीं से वेंचर कैपिटलिस्ट या जो पी प्लेयर उन्होंने इन्वेस्ट किया है कि जो आईपीओ में निकलना चाहते थे, और वहां से भी प्रेशर आता है, तो ये सब साइन पॉजिटिव नहीं है। तो मेरे हिसाब से क्लीन स्टोरी में इन्वेस्ट कीजिए। देखिए ऐसा नहीं था, मैं भी थोड़ा पॉजिटिव था बीच में, लेकिन जब आप, एक पेशेंस होता है, पेशेंस लेवल जब घट जाता है ना, तब आप स्टॉक में उसका प्राइसिंग में इंपैक्ट देखते हो। तो अभी भी आई थिंक दूर ही रहना चाहिए ब्लिंकिट से, अनलेस अनलेस पूरी क्लियर कट पिक्चर ना आए कि कब पॉजिटिव होंगे ये। नहीं तो स्विगी में सर 390 रुपये का इशू प्राइस था, तो जिसने 390 पे बेच दिया होता तो ज़्यादा बेटर रहता नहीं? 474 तक ये वैसे चला गया था एक समय, 52 अरे वीक सर, हाई वो है जो। वही होता है ना कि तब तब बहुत बड़ी होप स्टोरी चलती है, तो तब क्या कहते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि नहीं नहीं ये चलेगा, इटरनल ने जैसे किया वैसे ये भी करेगा। तो यही है डिफिकल्ट। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा ऊपर आता है, और अगर आप सोचो शॉर्ट टर्म में मुझे इतना बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में 5 साल में अगर सब कुछ चेंज हो तो बात अलग है। नहीं तो आप निकल सकते हो ऊपर के लेवल पे, भाव आता है खाना तो निकल मंगवाएं सकते इनसे, हो। खाना भले ही मंगवा लें लेकिन शेयर ना खरीदें इनका है। नहीं देखिए, ये कंज्यूमर के लिए पूरा पॉजिटिव, कंज्यूमर के लिए तो विन विन सिचुएशन है। लेकिन नहीं कहाँ इन्वेस्टर्स के सर, लिए या तो कहाँ सर, आप इसमें भी बहुत हाँ स्टोरीज चलती हैं, मतलब इनके बिल ना एक्चुअल रेस्टोरेंट बिल से कंपेयर किए जाते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि इनके हाँ। जो एक्चुअल जो ऑर्डर का वैल्यू होती है ना सर, जो बिल आता है काफ़ी अंतर होता है सर उसमें, ये काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर चार्ज करते हैं, उसके बावजूद भी मुनाफा नहीं बना रहे हैं। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है सर। सर देखिए, आप देखिए कि यहाँ आप जो ग्रोसरी है या जो वहाँ आप लॉस कर रहे हो इंस्टामार्ट में, और फूड डिलीवरी बिजनेस में आप पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं से तो निकालोगे ना पैसा। तो यही बात होती है। और आप सही बोल रहे हो 100%। मैं, हम लोग भी जोमेटो स्विगी से मंगाते हैं, पहले बिल देख के आंखें चौड़ी हो जाती है, यार 60% में ज्यादा पे कर दिया हमने, इससे ज्यादा तो मैं जाके ले आता। तो वही है कि वो तो रहता ही है, लेकिन ये इनको भी रेवेन्यू जनरेट करना है कहीं ना कहीं से। वो खुल के आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन उन पे भी बहुत प्रेशर होता है, और ये रहने वाला है। और देखिए, अनलेस अनलेस किसी को खाना है, लेकिन अदरवाइज बहुत महंगे बिल आते हैं। आई डू एग्री विथ यू। तो मतलब खाने पे तो पैसा बना नहीं रहे थे, ब्लिंकिट जैसी चीज़ें और इंस्टामार्ट जैसी चीज़ें इन्होंने शुरू कर ली तो उसका और प्रेशर यहाँ पे बन रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है सर। ये जो ये वाला स्पेस है जो घर पे सप्लाई करते हैं ये, तो स्विगी के लिए तो फिर अभी ना ही है बिल्कुल, इस स्टॉक से आप दूर रहे। 390 रुपये का इशू प्राइस है, उसके भी ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन सर एक स्टोरी जिसने अपने आप को साबित किया या फिर टर्न अराउंड किया है ना सर, वो है पेटीएम। तो नए ज़माने की कंपनियों में पेटीएम भले ही महंगे वैल्यूएशन पे ऊंचे प्राइस पर आया था इसका, जब आईपीओ आया था, लेकिन सर पिछले 2 क्वार्टर से आप देखिए ज़बरदस्त ग्रोथ आ रही है सर इनके मुनाफे में। पिछली बार इन्होंने 21 करोड़ रुपए का नंबर पोस्ट किया था, मैं एक Q2 के नंबर की बात कर रहा हूँ, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दूसरी लाइन में आपको दिख रहा है। 971% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है, 21 करोड़ वाला मुनाफा 225 करोड़ हो गया। और पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो उस समय तो एक घाटे में हुआ करते थे, 208 करोड़ वाला नंबर 225 करोड़ आ गया। खैर ये रिपोर्टिंग के हिसाब से ठीक है, लेकिन एक्चुअल नंबर जो आपको देखना चाहिए ना, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखना चाहिए, जो कि 21 करोड़ से बढ़कर 225 करोड़ आया। और इनके लिए सर कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बहुत मायने रखता है, जो कि 1250 करोड़ रुपए के आसपास आया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो आया सर 57% पर आया है। अब दिक्कत की बात यह है सर इनके लिए कि स्टॉक हाई लेवल से काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है, और जो एक पीआईडीसी फंड होता है सर, जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टाइप का एक जो फंड है जिससे इनको कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो बंद हो गया है इनके लिए। तो उस पर ज़्यादा फोकस करें या नंबर्स के ऊपर?
नहीं देखिए, ऑफ कोर्स पेटीएम में मैं काफ़ी टाइम से, पिछले 1 साल से काफ़ी पॉजिटिव हूँ। और इसमें जैसे आपने बताया ना कि ये यूपीआई से नहीं कमा रहे, यूपीआई से इनका मनी नहीं बन रहा है, क्योंकि यूपीआई पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत कुछ ऐसा कर दिया कि आप बना ही नहीं पाओगे। लेकिन यूपीआई से जो आपका डेटाबेस आता है, जो ऐप में आपके क्लाइंट्स आ गए, जो कस्टमर आ गए, उनको फिर आप लोन देते हो, या तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन कर दीजिए, या तो कोई और चीज़ में ला दिए, क्रेडिट कार्ड में ला दीजिए, वहां से वो लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो वही हो रहा है, और इसलिए आप देखिए तो मार्जिन एक्सपेंशन धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन यहाँ एक कैवेट आपको जानना पड़ेगा कि भाई ये कुछ भी करते हो तो आगे एनपीए के भी इश्यूज आते हैं। तो अगर आप बहुत ही अनसिक्योर लोन लेना चालू कर दे, आप देखिए आपका पेटीएम का ऐप ओपन कीजिए, वहां लिखा होगा 2 लाख मिल रहे, 3 लाख मिल रहे, लोन अभी अप्लाई कर दीजिए, और कर देते हैं। तो अगर वहां एनपीए चालू हुआ तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ थोड़ा कॉशियस, ये एक तरह से अभी एनबीएफसी बनने जा रहे हैं, यानी एनबीएफसी तो नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि लोन देने जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो वहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज। लेकिन यस, जो जो बुरा दौर था वो निकल चुका है। विजय शंकर ने बहुत ही अच्छी तरह से नो इसको पूरा रिवैम्प किया है। मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ, लेकिन हमेशा मैं एनपीए के नंबर से ध्यान रखूंगा। और इस लेवल पे आई थिंक थोड़ा थोड़ा करके आप एसआईपी मैनर में बाय कीजिए, एक साथ नहीं कीजिए। लेकिन अभी भी पॉजिटिव हूँ ओवरऑल। आई थिंक दे आर डूइंग वेल कंपेरेटिवली। ठीक है, तो पेटीएम में आप धीरे धीरे एसआईपी मोड में धीरे धीरे करके खरीदारी कीजिए, ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। लेकिन ब्रोकर्स की क्या राय आई है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रिडोमिनेंटली बड़े बड़े नंबर्स आए हैं ना, उस पर हमने चर्चा कर ली है, लेकिन इस पर ब्रोकर्स का क्या कहना है वो भी ज़रा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली पेटीएम, आईटीसी, डाबर जैसी, स्विगी जैसी जो कंपनियां हैं, इनको लेकर ब्रोकर्स की क्या राय है वो समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी नरेंद्र मिर्सा फिर से जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, फिर से स्वागत है आपका। बताइए ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं नंबर्स के बाद। जी शुक्रिया संदीप। अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स सीवी पर जो है नोमुरा ने बाई की रेटिंग दी और 547 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा सीएलएसए ने पेटीएम पर अंडर परफॉर्म रेटिंग देते हुए 1000 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं जेफरीज ने वोल्टास पर बाई की रेटिंग दी और 1680 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा जेफरीज ने डाबर पर बाई रेटिंग दी और 610 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं सीएलएसए ने स्विगी की रेटिंग को डाउनग्रेड करके होल्ड कर दिया और इसका टारगेट भी घटाकर 335 रुपये कर दिया है। जी ओके, तो स्विगी पे तो डाउनग्रेड आना स्वाभाविक था। दूसरा क्वार्टर हो गया जब 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नंबर यहाँ पे लॉस का आ गया। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र भाई, अपडेट हमें देने के लिए। एक वोल्टास के नंबर्स रह गए सर, मैं वोल्टास के नंबर्स आपके सामने रख रहा हूँ, फिर मैं मन्नापुरम के नंबर्स भी डिस्कस करता हूँ। वोल्टास का सर नंबर जो आया ना, ठीक नहीं लग रहा है। 36% इनका मुनाफा गिरा है, रेवेन्यू में भी 1-1.25% के आसपास का ड्रॉप है, अबिड्डा इनका 10-11% के आसपास गिरा है, और मार्जिन घटकर आ गए हैं 5.7% पर 6.4% वाले। हालांकि मार्जिन गिरे हैं सर, लेकिन बाजार मान रहा था कि ये मार्जिन शायद 4.5% के आसपास तक आ जाएंगे। उतना नहीं गिरे हैं जितना बाजार मान के चल रहा था। मुनाफा इनलाइन है, रेवेन्यू थोड़ा सा कम आया है, और अबिड्डा का नंबर तो थोड़ा अच्छा आया है, जितना बाजार मान रहा था गिरेगा उससे कम गिरा है। तो इन नंबर्स के बाद सर, ये जो गर्मी का सीजन आने वाला है उससे पहले वोल्टास, ये बाकी जो कंपनियां हैं, खैर मैं डिक्सन टेक और ब्लू स्टार के नंबर्स भी आपके सामने रखता हूं, पहले वोल्टास की बात करिए सर, इन नंबर्स के बाद क्या क्या करना चाहिए। जनक है, तपन क्योंकि सर। हाँ। एक्सपेक्टेशन था कि इन्वेंट्री का थोड़ा सेल ऑफ होगा, और जो अभी जीएसटी का रैशनलाइजेशन हो उसका बेनिफिट, लेकिन वो दिख नहीं रहा है इतना। प्लस अगर आप देखो तो अभी भी ठंड है, सच बोलूं तो हम्म। एक्चुअली नॉर्मली 15 जनवरी के बाद गर्मी चालू हो जाती है, यहाँ तो अभी भी हम्म। ठंड है। अहमदाबाद में तो अभी ज्यादा लग रही है मेरे को। तो यहाँ अगर थोड़ा भी समर डिले हुआ ना, तो वापस इन सब कंपनियों को इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि ये काफी हद तक इन्वेंट्री लेट कंपनीज होते हैं। ये बात कर ले, या बाकी डिक्सन और दूसरा पीजी पीजी इलेक्ट्रोप्लास और ये सब के, तो वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्वेंट्री का मूवमेंट कैसा है। नहीं तो इनका मार्जिन में डायरेक्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि ये लोग को डिस्काउंटिंग देंगे। अभी लग रहा है कि होपफुली नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स जैसे समर होगा तब चालू होगा। तो और मार्केट शेयर भी प्रोबेबिलिटी है कि इनका बढ़ेगा भी सही, लेकिन थोड़ा कंपटीशन भी है, और इन्वेंट्री सेल ऑफ कैसा वो देखना है। तो अब इस लेवल पे मेरे को तो इतना महंगा तो नहीं है स्टॉक। तो वेट कीजिए, आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हो। समर अगर अच्छा रहा तो ये स्टॉक सडनली जंप करेगा। तो यस, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि लिए मत, क्योंकि 1-2 महीने ही बाकी है, समर स्टार्ट होगा तो आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते। स्टॉक अच्छा है, लेकिन इन्वेंट्री पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। अगर वहां कोई दिक्कत आई तो फिर ये वापिस कॉन्सोलिडेट होगा, बहुत गिरेगा नहीं, लेकिन कॉन्सोलिडेट होगा। पिछली बार बारिश ने सर मूड बिगाड़ दिया था, आपको याद होगा, बारिश आ गई थी और बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। ऑलमोस्ट वॉश आउट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन गर्मी का सीजन आप कह सकते हैं कि वॉश आउट हो गया था इन कंपनियों के लिए। अब इस बार ठंड ज़्यादा पड़ी है, और ठंड अगर लंबी चल गई, गर्मी का सीजन थोड़ा सा अगर
देरी से आता है तो फिर इनके लिए दिक्कत ना हो जाए। बहरहाल सर, डिक्सन टेक के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं और वो करेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। जिस तरह का 68% मुनाफा बढ़कर आया है सर, क्या डिक्सन टेक में कुछ रिकवरी की उम्मीद करें? देखिए डिक्सन टेक ऑफ कोर्स इसमें एक जो मेजर इशू जो रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि दे मे नॉट बी हैविंग सेम टाइप ऑफ मार्जिन जो पहले वो होता था इनके पास। ठीक है। क्योंकि पीएलआई स्कीम शायद वो एक्सपायर हो रही है और आगे जाके भी जो कंपोनेंट के प्राइसिंग के प्रेशर है, ऑफ कोर्स डिक्सन नो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, वो खुद के कंपोनेंट्स ला रहा है जहाँ मार्जिन ज़्यादा रहेंगे। और दूसरा एक मेजर इशू था कि ये वीवो वीवो का जो केस चल रहा है, जहाँ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ लगा दिया है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग केस, तो वहाँ कुछ उनका जो एक्सपांशन प्लान है ना वो कंपेरेटिवली डिले हो गया है, उसके वजह से इम्पेक्ट है। तो लेकिन स्टॉक अच्छा खासा गिर गया जैसे आपने बताया। तो ये कंपनियां ऐसी है ना कि जब रिकवर करेगी तब बहुत अच्छा करेगी, और मैं पॉजिटिव हूँ ओवरऑल। मैं डिक्सन में इस वैल्यूएशन पे तो मुझे पॉजिटिवनेस ज़्यादा लग रही है। थोड़ा अगर आपका लंबा समय 1-2 साल, आई थिंक ये इस पे बैट लगा सकते हैं, क्योंकि ये हाई गाड़ी कर होगा। अब वीवो में क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरा खत्म हो जाएगा। और काफी हद तक जो अभी स्टॉक प्राइस है वो काफी हद तक ये नेगेटिव इनपुट्स लेके चल रहे हैं। रही बात जो पीएलआई स्कीम की जो एक्सपायर होने वाली है, आई थिंक कंपनी नोज दैट, तो कंपनी उस तरह से बैकवर्ड इंटीग्रेशन में काम कर रहे हैं कि जिससे उनका मार्जिन इंपैक्ट ना, क्योंकि इनके मार्जिन है ना 4-5% ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। ज़्यादा तो नहीं होते। थोड़ा भी अगर 50 बेसिस पॉइंट भी अगर गिरता है ना तो ये स्टॉक बहुत गिर जाते हैं, तो वहां देखना पड़ेगा। लेकिन मैं इस वैल्यूएशन पे पॉजिटिव। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इस बीच आपको बता दूं, बाजार जैसे मैं आपको बता भी रहा था गिफ्ट निफ्टी को देखकर कि 155 पॉइंट की गिरावट के साथ खुल सकता है। हूबहू आप देखिए उतना ही 150, माफ कीजिए 150 पॉइंट के आसपास का फॉल आपको फिलहाल निफ्टी में दिखेगा। 25,250 के आसपास आप देखें आपको लेवल्स दिखेगा। कहाँ हम 25,400 के ऊपर कल सेटल हुए थे, सीधा हम 25,350 300 को तोड़कर 25,250 के आसपास पहुंच गए हैं। तो आप इम्पैक्ट देखिए ग्लोबल मार्केट में, जिस तरह से टेंशन बढ़ रही है, जिस तरह से उथल पुथल हुई है डिफरेंट एसेट क्लासेस में, उसका इम्पैक्ट आप देखिए आपको इंडियन मार्केट्स में भी साफ तौर पे दिखेगा। स्पेशली तब जब मैं कह भी रहा था कि काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, काफ़ी ज़्यादा 3 दिन की जो बड़ी तेज़ी लेकर हम आए हैं उसके बाद ये जो ग्लोबल मार्केट्स में टेंशन बढ़ी है, क्रूड $70 के आसपास पहुंच गया, ईरान के आसपास जो शिकंजा है वो यूएस काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर रहा है, तो युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट आप देखें इंडियन मार्केट्स में आज साफ तौर पे देखने को मिला। सर, 150 पॉइंट की गिरावट के साथ हम खुले हैं। नीचे में कोई एडवेंचर करना चाहिए, लोअर लेवल्स पे खरीदारी करने की राय देंगे या अभी रुकना चाहिए, वेट एंड वॉच? नहीं देखिए, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। ऐसा कुछ सडनली देखो, एक तो आपने जो स्टार्टिंग में बोला ईरान का इशू पेंडिंग है और बजट आ रहा है, आई थिंक ऐसा भी मूवमेंट बजट में नहीं आएगा। वो हमेशा हम लोग देखते कि सडनली बढ़ता है फिर वापस नीचे आ जाता है, या तो मूवमेंट 1-2 दिन का होता है फिर वापस। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, देख लीजिए कौन से सेक्टर में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, एंड टेक अ स्टैंड। 5% ऊपर नीचे होगा, मैं देखे मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, आई एम नॉट अ ट्रेडर सो सॉरी, मैं उस तरह से नहीं बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच रखे लॉन्ग टर्म के लिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, वेट एंड वॉच करें। अगर आप लंबी अवधि के लिए भी लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। एक तो ग्लोबल मार्केट्स की टेंशन और सामने हमारे बजट खड़ा है 1 तारीख को, उस दिन भी बाजार खुलना है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा स्थिति को सेटल होने दीजिए। 3 दिन की बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ी गिरावट का माहौल इंडियन मार्केट्स में आज बना है, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर दीजिए आप। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा संभल कर चलें ना तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, और थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 150 पॉइंट के आसपास बाजार भी देखिए रुकने की फिलहाल कोशिश कर रहा है। बहरहाल खबरों वाले शेयरों को हम यहीं पे वाइंड अप करते हुए आगे बढ़ते हैं हॉट स्टॉक्स की तरफ। नंबर्स का इंपैक्ट देखें तो पेटीएम के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन बाजार का मूड माहौल अच्छा नहीं है। तो पेटीएम के शेयर में आप देखिए 3% की कमजोरी के साथ आज कारोबार की शुरुआत हुई है। 3-3.25% ये स्टॉक आपको नीचे कारोबार करता हुआ दिखेगा। टाटा स्टील जिसने कल 200 रुपये का लेवल पार कर लिया था, आज यहाँ पर भी आप देखिए 3% के आसपास का कट आपको नजर आएगा। एनटीपीसी ग्रीन भी, आई थिंक कल बाजार बंद होने के बाद इनके भी नंबर्स आए हैं, 3.25% का कट आपको एनटीपीसी ग्रीन के स्टॉक में भी फिलहाल देखने को मिलेगा। तो सर, टाटा स्टील, एनटीपीसी ग्रीन, जिस तरह की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है, क्या ये अच्छे लेवल्स हैं एंटर करने के लिए अगर आप मीडियम या लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन काफ़ी करेक्ट हो चुका है हाई लेवल से?
नहीं देखिए, एनटीपीसी ग्रीन का जो मेजर इशू था वो आईपीओ के लिस्टिंग के टाइम ही था। अगर आप देखो, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट हाईली वैल्यूड आईपीओ गवर्नमेंट एंटिटी के लिए। मैं बोल रहा हूँ, मैंने कभी भी कितना बड़ा वैल्यूएशन देखा नहीं था, और ओवर सब्सक्राइब भी हो गया था, लेकिन बाद में कहाँ पैसे बनाए, वो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। क्योंकि देखिए, अभी भी रिन्यूएबल एनर्जीज में इतनी अच्छी माहौल नहीं है। एक तो जो एनटीपीसी ग्रीन, अगर सोलर पैनल्स की बात करें, वहाँ ओवर सप्लाई हो रहा है, तो वहाँ काफी हद तक बातें चल रही कि नो डिफॉल्ट एंड ऑल दैट। और जब वो पूरा सेगमेंट अगर नेगेटिव होता है तो उनको भी इम्पैक्ट आता है। रिन्यूएबल एनर्जी में काफी हद तक गवर्नमेंट एंड से थोड़ा डिले हो रहा है पेमेंट जाने का। अगर आप देखो तो काफी सारे के वर्किंग कैपिटल साइकिल नो बढ़ चुके हैं। तो ये सब एक पुश, ये कहते हैं ना कि ये एक तरह प्रेशर लाते हैं। अभी देखिए, अभी ये स्टॉक का पी भी देखो, मैं 136 पे है। कोई भी आप पीएसयू को आप इस लेवल पे नहीं देखेंगे। अगर आप मुझे पूछो एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन में कौन सा अच्छा है, तो मैं एनटीपीसी पे जाऊंगा, क्योंकि एनटीपीसी का वैल्यूएशन काफी बेटर है। और मुझे पता है कि यहाँ से वो एक रिकरिंग इनकम आती जाएगी। यहाँ मुझे अभी भी ग्रीन एनर्जी में अभी उस तरह से विजिबिलिटी नहीं है, और वैल्यूएशन अभी भी उस तरह का नहीं है। सो एनटीपीसी ग्रीन अवॉइड होगा। सर टाटा स्टील तो सर 200 पे तो मेरा ही ना होगी कि ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। तो मैं तो ना ही बोलूंगा कि इस लेवल पे तो नहीं, आप रुक जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए, देखिए ये, क्योंकि ये मेटल सेक्टर ऐसा जा रहा है ना कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो और मैं तो बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस लगा के चलिए। इतनी इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है एंट्री करने की। मतलब जिनके पास हैं वो भी स्टॉप लॉस लगा के रखे और टाटा स्टील में नई खरीदारी ना करें, है ना? यस यस, करेक्ट। ठीक है। एक बार हिंदुस्तान कॉपर दिखाइए। कल ना सर इसमें लग गया था 20% का अपर सर्किट, और केवल इसका एक हफ्ते का चार्ट आप दिखाइए। 562 के आसपास से सर चलना शुरू हुआ। कल ये आई थिंक 762 भी चला गया था। आज आप देखेंगे ना सर, ये आपको एक हफ्ते में जरूर दिख रहा है 33-34% के आसपास का जंप है। 700 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन 762 वाला ये जो लास्ट में कोने में आप देख रहे हैं ना जो फॉल, ये आज का है। अब जरा आज का दिखा दीजिए चार्ट, इसको आज का कर दीजिए, एक दिन कर दीजिए। तो आज देखिए सर 8% के आसपास का फॉल है। ये जो कल का 20% का सर्किट लगा था, उसके बाद एक करेक्शन जो दुनिया भर में उथल पुथल हो रही है ना सर, कमोडिटीज में या फिर एसेट क्लासेस में, उसका इंपैक्ट सारे मेटल स्टॉक्स पे आज दिख रहा है। टाटा स्टील नीचे है कल 200 का लेवल पार करने के बाद। हिंदुस्तान कॉपर में सर अब करना क्या है? 560 से 760 ये 2 या 3 दिन में हुआ है सर केवल। अब ये जो गिरावट आई है 60 रुपए के आसपास की, ये मौका है सर, या और वेट कर लें? ये धोखा है, थोड़ा और नीचे जाएगा? सर ये तो अभी मुझे आईपीओ मार्केट लग रहा है। वो आईपीओ लिस्टिंग होती है ना, कैसा 10-20% ऊपर नीचे होता है, वैसे ये सब मेटल स्टॉक्स हो रहे हैं अभी। और वो गोल्ड और सिल्वर में भी ऐसा ही चल रहा है। तो इस ये कोई एंगल से इन्वेस्टर मार्केट नहीं है सर। ये तब ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सर आपको ज्यादा पता होगा क्या करना है, स्टॉप लॉस और वो सब। लेकिन ये मार्केट नहीं है कि जहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं तो बोलूंगा, अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, निकल जाओ यार। थोड़ा कम कमा लोगे, 15-20% अगर भाग गया तो। लेकिन क्या है कि अगर गिरता है तो ये 30-30, 20-20% गिर सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा एग्जैक्टली। हिंदुस्तान कॉपर गिरेगा, लेकिन साइकिल टर्न होने में टाइम टाइम जैसे ही आपको नहीं पता चलेगा, तब तक बड़े बड़े एफआई को पता होगा और वो ठोक के चले जाएंगे। करेक्ट। तो यू हैव टू बी यहाँ थोड़ा, अगर कम प्रॉफिट मिले, लेकिन अगर प्रॉफिट में तो निकल जाओ, क्या दिक्कत है? क्योंकि आपको ऊपर के साइड में 10% मिलेगा, नीचे के साइड में अगर आपको 30% खोने के, तो उस तरह से देखे सर, वैसा मुझे मतलब आप लग कह रहा रहे है हैं अभी। कि मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान कॉपर में अगर पैसा बन रहा है, आप प्रॉफिट में हैं, नीचे सही लेवल पे ले लिया था, तो एक बार मुनाफा बुक करके चले जाएं। बाद में ना देखकर रिग्रेट करें, भले ऊपर चला भी जाए, एक बार बुक कर लेना चाहिए। हाँ जी, एक बार बुक कर लीजिए। अगर नीचे आ गया तो नसीब, ऊपर गया तो भाई है बहुत सारे स्टॉक, टेंशन क्यों लेना है। चलिए ठीक है। एक बार ना सिरमा एसजीएस दिखाइए। कल इसके भी नंबर्स आए हैं सर। अभी हमने जितनी भी ये डिक्सन टेक, वोल्टास, ब्लू स्टार जैसी कंपनीज के नंबर्स देखे थे, सिरमा एसजीएस के नंबर सर अच्छे आए हैं। इनका जो मुनाफा है ना वो 2 गुना हुआ है, 2 गुना से ज़्यादा, इनफैक्ट 103 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू 45.5% बढ़े हैं। अबिड्डा इनका 160 करोड़ आया, और मार्जिन भी 12.7% पर बढ़कर आए हैं, इंप्रूव होकर आए हैं। तो क्या सर सिरमा एसजीएस में आप पॉजिटिव हैं इस पूरे स्पेस में, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती हैं उनमें? जी, मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। आई थिंक वी जी हमने पहले भी बात की थी 1-2 हफ्ते पहले, कि मैंने बोला था कि ईएमएस सेक्टर में काफ़ी मैं पॉजिटिव, क्योंकि इन सबके वैल्यूएशन अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं। उसमें डिक्सन भी एक है, सिरमा एसजीएस भी है, क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक तो है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम वही था कि सबको कि मार्जिन का क्या होगा, पीएलआई स्कीम अगर
रिवर्स हो जाती है क्या होगा, लेकिन दे आर वेल मैनेज कंपनीज, दे नो व्हाट टू डू। और आगे जाके अब जिस तरह से ट्रेड डील हुए ईयू के साथ हुई है और आगे जाके यूएस के साथ होगी होपफुली, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्ट्रैक्ट्स और मिलेंगे, कहीं बहुत सारी कंपनीज आएगी। और ये कुछ 5-6 शेयर्स है, केन्स ले लो, सिरमा ले लो, डिक्सन ले लो, एम्बर ले लो, उनको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का फायदा आएगा। तो आई थिंक उसको आप कैप्चर कीजिए, इसमें थोड़ा लंबा सोचे, 2 साल 3 साल का सोचे। आई थिंक ये डिसेंट रिटर्न यहाँ से देखे जाएंगे। आई एम पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव है, लेकिन आई थिंक अभी उस लेवल पे नहीं है रिजल्ट्स। आई थिंक आगे जाके बढ़ेंगे और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी धीरे धीरे आएगा, या तो मार्जिन कंसोलिडेट होगा, गिरेगा आई थिंक कम लग रहा है। सो आई और वैल्यूएशन जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो वैल्यूएशन सर जस्टिफाई कर रहे हैं सिरमा एसजीएस के कि आप यहाँ पे एंटर करें। क्या वैल्यूएशंस मेटल स्टॉक्स के जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं ना नाल्को का चार्ट देख रहा था, अभी रिसेंटली 431.50 तक जाके आया। ये हमारा जो डिस्कशन हुआ था प्रदीप हल्दर जी से, वो कह रहे थे कि पिक ऑफ द ईयर है उनका, 400 का पहला टारगेट है, वो तो बहुत आराम से इसने पार किया। नाल्को दिखाइए एक बार, NALCO 431.50 तक भी हो गया, वो कह रहे थे कि 450 तक भी जाएगा। अब ये जो कल उथल पुथल मची है ना ग्लोबल मार्केट्स में, सोना चांदी में और बाकी एसेट क्लासेस में, उसका इंपैक्ट आप देखिए आज मेटल स्टॉक्स में साफ तौर पे दिख रहा है। एक दिन का चार्ट दिखाइए, केवल आज का। नाल्को दिखाइए, और नाल्को के बाद आप हिंदुस्तान कॉपर तो हम दिखा चुके हैं, हिंदुस्तान जिंक दिखाइए, आप वेदांता दिखाइए, आप HEG दिखाइए, इन स्टॉक्स को दिखाइए। टाटा स्टील की हम बात ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो नाल्को, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता सर कम से कम 6% और ज़्यादा से ज़्यादा 7.5% की आपको कमजोरी इन स्टॉक्स में, 5.5% HEG, 5.5 से 7.5% का फॉल है HEG, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक और नाल्को जैसे शेयरों में। अब सवाल ये है सर कि क्या ये घबराहट जो आज गिरावट हो रही है, घबराहट का इंडिकेशन है कि और गिर सकते हैं, या केवल एक छोटा सा पॉज है और जितना गिरे उतना खरीदे, या फिर हर गिरावट पर खरीदें? ये देखिए, ये संदीप जी, अभी ये रिजल्ट्स ओरिएंटेड स्टॉक्स नहीं, ये है ग्लोबली अंडरलाइन कमोडिटी किस तरह से मूवमेंट हो उस रिलेटेड स्टॉक्स है। ठीक है। क्योंकि अभी जैसे एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ेंगे तो बट ऑब्वियसली नाल्को को फायदा होगा, कॉपर के बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान कॉपर को फायदा होगा। तो अभी आपको यूएस और ईरान का क्या हो रहा है और वो सब लेवल पे जाना पड़ेगा, रशिया और यूक्रेन का क्या हो रहा है। तो यहाँ आउटसाइड फैक्टर्स ज्यादा काम पे आ रहे हैं और ये क्लियर कट प्राइसेस से डायरेक्टली लिंक है। जैसे ही एल्यूमिनियम के प्राइस गिरेंगे ये भी गिरेगा। तो यहाँ आप उस तरह से देखिए, और यहाँ जब आपके कंट्रोल में नहीं होता ना, तब जैसे मैंने आगे भी बोला कि आप स्टॉप लॉस लगा के चले, ठीक है, बने रहिए। आपको ऐसा लगता है कि भाई लेफ्ट आउट ना हो जाए, वापस बढ़ गया तो 10-15% नीचे स्टॉप लॉस लगा के चलिए, क्योंकि ये मूवमेंट रिवर्स कभी भी हुई। देखिए आज छोटा रिवर्सल आया तो आप देखिए 7% 8% सभी स्टॉक गिर गया, तो उससे बचे। फंडामेंटली ऑनेस्ट बोलूं तो ये अपने पीक पे है, ये सभी स्टॉक अपने पीक पे है, आई थिंक मल्टी ईयर पीक पे है। तो उस लेवल पे बाइंग तो मैं फंडामेंटली लॉन्ग टर्म पे लिए तो ना ही बोलूंगा, लेकिन अंडरलाइन बेस प्राइसेस बढ़ रहे, मेटल प्राइसेस बढ़ रहे, उसका बेनिफिट इनको डायरेक्टली मिल रहा है। तो फिर क्या कुछ सिलेक्टिवली बाय करने का आप राय देंगे? नहीं, सिलेक्टिवली तो क्या है कि कूल ऑफ होता है अगर मेटल प्राइसेस तो एंटर करेंगे ना। अभी जो मेटल प्राइसेस जो अभी सबके एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड वो ऑल टाइम हाइप के आसपास खड़े, तो उस लेवल पे आप ट्रेडर हो तो बात अलग है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो इस लेवल, ये लेवल जस्टिफाइड नहीं है, इतना लेवल रहता नहीं है इस प्राइसेस पे, नॉर्मली वो कूल ऑफ हो जाता है इसलिए। मतलब शेयर प्राइस से ज्यादा अंडरलाइन, यानी कि जो मेटल के प्राइसेस हैं उनके ऊपर ज्यादा नजर होनी चाहिए, उसके बेसिस पर आपकी रणनीति आपको तैयार करनी चाहिए। एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ संदीप जी, कि वो देखिए आप कि वो अगर ऑल टाइम हाई पे है तो ये स्टॉक भागेंगे, ये वो जैसे नीचे आएंगे ये सभी स्टॉक नीचे आएंगे, क्योंकि अंडरलाइन प्राइसेस है। क्योंकि देखिए इनका जो ऑपरेशन कॉस्ट होता है वो फिक्स होता है और थोड़े वेरिएबल कॉस्ट होता है। जैसे आपके प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे आपका मार्जिन बढ़ता है, तो उससे उनका डायरेक्टली कोरिलेशन है। ये सभी स्टॉक अभी उस लेवल पे आ चुके हैं, ना कि उनके ऑपरेशनल लेवल पे। आप होप आई एम एबल टू मेक इट क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल सर, पॉइंट वेल टेकन। एक बार सर आप दीपक फर्टिलाइजर देखिए, मेटल स्टॉक्स की बात तो हमने कर ली। दीपक फर्टिलाइजर सर कल भी गिरा था नंबर्स के बाद, आज फिर से देखिए 7-7.5% के आसपास का फॉल इसमें देखने को मिल रहा है। अब दीपक फर्टिलाइजर सर एक समय ना डार्लिंग ऑफ द मार्केट था ये। इसका जो आप चार्ट को अगर मैक्स कर लेना सर, तो ये स्टॉक सर एक समय जो मुझे दिख रहा है, आई थिंक 1600 रुपये का, 1800 रुपये का लेवल भी इसने छू लिया था। 1800 के आसपास के हाई से सर गिरता गिरता ये 1000 रुपये के आसपास आ गया। अभी भी कोई बाइंग का साइन या इंडिकेशन नहीं दिख रहा है सर।
आपके हिसाब से 800 रुपए का फॉल इनफ हो गया या अभी भी और गिर सकता है? ये फॉलिंग नाइफ है, इससे दूर रहें। नहीं देखिए, ये फॉलिंग नाइफ है और रीजन एक ही होता है कि फर्टिलाइजर स्टॉक ऐसा ही है, दिस इज हाउ दे बिहेव। अगर हम लोग देखें तो ये स्टॉक बढ़ना चालू हुआ था मार्च से, और वो बढ़ा अप टू आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग जून जुलाई तक बढ़ा, जब बारिश होना चालू हुई लास्ट ईयर। तो अच्छा मानसून है, मेट का वो आता है इंडिकेशन के भाई अच्छा मानसून रहेगा, ये वो करके बढ़ना चालू हुआ। और जैसे मानसून चालू होता है ना, थोड़े टाइम रहता है फिर ये गिरना चालू होता है। ये टिपिकल पैटर्न मैंने काफी सारे फर्टिलाइजर स्टॉक में दिए है। अब ये अगर वैल्यूएशन देखो तो अभी 15 के पी पे आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन कहाँ रुकेगा मुझे और आपको पता नहीं है। अभी क्या है कि इसमें ये मार्च अप्रैल तक नहीं बढ़ते, फिर वापिस कहीं ना कहीं ये यहाँ तक कॉन्सेंट्रेट हो तो फिर वो देखते हैं कि भाई मानसून कैसे है और वो वापस बढ़ना चाहिए। तो ये साइक्लिकल मूवमेंट, और यहाँ आई थिंक ट्रेडर ज्यादा कमाएंगे जो थोड़ा 3-4 महीने का विजन लेके चले। आई थिंक बेस्ट है कि आप मे बी मार्च के आसपास लो और फिर हम्म। जुलाई अगस्त तक खींचो और वापस बेचो, वैसा ही मुझे लग रहा है। ये मोस्टली फर्टिलाइजर स्टॉक ऐसे बिहेव करते हैं। तो ये फंडामेंटली लॉन्ग टर्म बेट्स नहीं होते, ये मीडियम 6 महीने के कॉल होते हैं। तो आई थिंक मे बी फेब्रुआरी एंड तक ये कहीं ना कहीं स्टेबल होगा, फिर आप सोचे 6 महीने के लिए आपको लेना है तो वहां आपको फायदा हो सकता है। ये दीपक फर्टिलाइजर के लिए या सारे ही एग्री रिलेटेड प्लेस की बात कर रहे हैं आप? 70-80% ऐसा ही मैंने देखा है कि ये ऐसे परफॉर्म होते हैं, 70-80%। मार्च में लो, अगस्त में बेचो, है यही दीपक फर्टिलाइजर और ज़्यादातर एग्री स्टॉक्स को लेकर ये रणनीति है। ये एक्सपीरियंस है, ये ओवर द इयर्स जो बाजार में बिताए हुए कुछ साल है ना, जो समय है ना, उसका निचोड़ है ये कि ऐसे स्टॉक्स को लेकर, जैसे वो एक मॉन्टी कार्लो एक स्टॉक है, उसको आप देखेंगे तो अमूमन जब ठंड आने वाली होती है तब वो एक्टिव होते हैं। अभी हम वोल्टास ब्लू स्टार की बात कर रहे थे, डिक्सन टेक की बात कर रहे थे, जब गर्मी आने वाली होती है तब इनमें देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन बनता है। तो ये कुछ सीजनल प्लेज हैं जिनको आपको ज़रूर इस तरह से ध्यान में रखना चाहिए। अभी आपको मॉन्टी कार्लो, बिल्कुल सीज़न हो चुका है सर्दी का पूरा, तो स्टॉक में आपको किसी तरह का कोई एक्शन नहीं फिलहाल नजर आएगा। बस सर एक स्टॉक और आपसे, एक ग्रुप आपसे डिस्कस करूंगा, फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूं जो काफ़ी पेशेंटली वेट कर रहे हैं। सर मैं अदानी ग्रुप के रिलेटेड आपसे बात करना चाहता हूं, जिनके हेडक्वार्टर्स वाले शहर में ही आप बैठे हैं, अहमदाबाद में। तो सर अदानी ग्रुप में जिस तरह का सिनेरियो बना सर, जो करेक्शन आया, केवल एक ही खबर ये आई कि एसईसी की ओर से एक नया मोशन पास किया गया है यूएस में कोर्ट में, और शायद डायरेक्टली इनको समन मिल सकता है इंडियन गवर्नमेंट को, सरपास करके या फिर उनको छोड़ के, क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ सर कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू एसईसी ने इनको समन देने की कोशिश करी लेकिन इन तक पहुंच नहीं पाए, सरकार ने मना कर दिया। अब शायद उनको साइडलाइन करके डायरेक्ट समन दिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि अदानी ग्रुप ने भी ये बोला कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं एसईसी के साथ, यूएस की कोर्ट को बोला गया कि आप अपनी जो रूलिंग है उसको डेफर कर दें। सर ये जो पूरा मामला बन रहा है और जो गिरावट हुई है अदानी ग्रुप के शेयरों में, थोड़ा सा मामला आप समझाइए, आप किस लेंस से देख रहे हैं इसको, और ये जो गिरावट है क्या ये मौका है या फिर इनसे दूर रहना चाहिए पूरी तरह से? नहीं देखिए, एसएससी का जो चल रहा है ऑफ कोर्स यूएस अपने एंड से प्रेशर कर रहा है, और ये पॉलिटिकल चीज़ है ज़्यादा कि कंपनी स्पेसिफिक कि किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करती है, क्योंकि इतने बड़े ग्रुप को समन आना, और हमें अदानी ग्रुप का तो पता ही है, तो किस तरह से अलाउ करते हैं। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता भी है और ये गिरता है ना, तो आपको इसमें एंटर करना चाहिए। रीज़न एक ही है कि इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, कुछ पेनल्टी लगेगी यहाँ वहाँ होगा, लेकिन इतने बड़े लेवल पे ज़्यादा होता नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। आई मे बी रॉन्ग ओवर द टाइम। तो अगर ऐसे स्टॉक 15% 20% सडनली गिरते हैं तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर आप देखो तो अदानी ग्रुप की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और जो ये फेज में पिछले 3 साल में, 2-2.5 साल में सॉरी, जिस तरह से उन्होंने अपने स्टेक बेचे और डेट कम किया है, दैट शोज के दे आर वेरी मच कीन अबाउट एक्सपांडिंग देयर बिजनेस, और नए नए वेंचर्स हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स में भी काफी अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी देखना वो आपके कंट्रोल मेरे कंट्रोल में नहीं कि एसईसी का क्या होगा, लेकिन इतना बड़ा मामला नहीं होना चाहिए आई फील। और उसके लेवल पे अगर गिरता भी है तो बाई कीजिए। आई थिंक ये अभी गिरा तो और वापस रिकवर भी हो गया, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी पकड़ के ही चलना चाहिए। सर वैसे आप मुझे बताइएगा कि आपकी इस पूरे स्पेस में टॉप पिक क्या है, या फिर 1 2 3 स्टॉक जो आप बोलना चाहें, जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन या फिर एपी सेंटर है ना, जो कहते हैं ना केंद्र बिंदु, अगर तूफान या फिर भूचाल आता है तो एक केंद्र बिंदु होता है, और केंद्र बिंदु इस बार सर अदानी एंटरप्राइजेस नहीं, अदानी ग्रीन है,
जिसका ये पूरा मामला है, जो रिश्वतखोरी वाली बात आप कर रहे हैं एसईसी के साथ चल रहा है। तो अदानी ग्रीन में सर एक समय ना ये 950 से 1050 1100 की एक मोटी रेंज थी जिसके बीच में ये कारोबार कर रहा था। काफी समय इसने बिताया, एक महीना पीछे का चार्ट दिखा दीजिए अदानी ग्रीन का। तो वो वाली रेंज सर टूटी है, उस रेंज के बाद अब ये सर 850 के आसपास ज्यादातर समय बिता रहा है। तो अदानी ग्रीन अगर कोई रिन्यूएबल एनर्जी प्ले पर या अदानी ग्रुप पर ही फॉर लॉन्ग टर्म बुलिश है, तो क्या अदानी ग्रीन बहुत अच्छा है सर इन लेवल्स के आसपास? क्योंकि सर इसका अगर हम चार्ट मैक्स करेंगे ना तो शायद ये एक समय 4000 के आसपास भी पहुंच गया था, तो वहां से गिरता गिरता ये 850 रुपये के आसपास आया। तो वैसे कंपेयर करेंगे तो ऊपर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है ये, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से देखें तो क्या ये बहुत अच्छे लेवल्स पर आ गया? देखिए इसमें एक थोड़ा मैं टाइम लूंगा बताने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर है ना एक खराब फेज से जा रहा है। आप सुजलॉन देख लो, अदानी ग्रीन देख लो, बाकी एनटीपीसी ग्रीन की भी बात करी, ये सभी स्टॉक करेक्ट हो रहे। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन ज्यादा थी। अगर अब आप हमने बोला प्राइस गिरा, लेकिन अभी भी आप देखो तो अदानी ग्रीन 85 के पी पे खड़ा है। अभी बात करें तो उनका प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, जो पिछला क्वार्टर का रिजल्ट था वो भी अच्छा है। और उनका जो यहाँ जो पूरी सिटी जो पूरा सोलर में कन्वर्ट के वहां से वो जो आउटपुट आई थिंक खाड़वा है वो, तो वहां से जो आने वाला है वो आउटपुट बहुत बड़ा आने वाला है 1-2 साल में। प्रॉब्लम क्या है पता है संदीप जी की? ट्रांसमिशन नहीं है, यानी ओवर सप्लाई हो रहा है। अभी आप देखिए तो एक समय पे आईएक्स पे ये जो बिजली के बिल के 0 पे मिल रहा था, क्योंकि क्या हुआ है कि अभी भी हमारे वहाँ डेटा सेंटर्स बने नहीं है, सॉरी बैस बने नहीं, बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम जो होता है वो इतने बड़े नहीं हुए कि जो ये सब इलेक्ट्रिसिटी को स्टोरेज करके रखे। 1-2 साल में एक बड़ा पुश आएगा रिन्यूएबल और वहां से इलेक्ट्रिसिटी बहुत आएगी। लेकिन अगर सामने बायर नहीं होगा या तो ट्रांसमिशन आपके एंड कस्टमर तक नहीं जाएगा, तो इन सबको क्या होता है कि इनको डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है, और वही डिस्काउंटिंग की वजह से इनके मार्जिन को इम्पैक्ट आता है। मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा ओवर सप्लाई है। तो इस लेवल पे भी मैं इवन दो आई फील कि अगर ग्रीन एनर्जी में सबसे अच्छा अगर परफॉर्म प्रॉफिटेबिलिटी करेगा तो अदानी ग्रीन करेगा, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ प्राइसिंग का इशू रहेगा, मार्जिन का इशू रहेगा। तो अभी वेट कीजिए, अभी लीजिए मत, एसएससी का मामला तो चल ही रहा है। और यहाँ भी रिन्यूएबल का भी अभी क्लियर कट आया नहीं, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि ये समर में पावर डिमांड कैसी है। पिछली बार जो डिमांड थोड़ी कर्टेल हो गई थी जल्दी बारिश की वजह से, तब से रिन्यूएबल स्टॉक गिर रहे हैं। अगर ये समर अच्छा रहा, अभी ठंड चल रही है, अभी भी चल रही, समर अच्छा रहा तो ये सब स्टॉक में थोड़ी रिकवरी आएगी। तो थोड़े बहुत सारे एंगल है, तो थोड़ा वेट करना जरूरी है। अच्छा, ले आपके टॉपिक्स क्या होंगे सर थोड़ा वेट करने के बाद, या फिर ऑल टाइम फेवरेट्स आपके? मतलब मैं लेवल्स की बात नहीं कर रहा या अभी खरीदने की बात नहीं कर रहा, वैसे बिजनेस वाइज जो आपको पसंद है इनके बिजनेस में सबसे ज्यादा पूरे ग्रुप में? इसमें आई थिंक अदानी पोर्ट एक एक सॉलिड है जो मुझे लग रहा है। दूसरा एक अदानी पावर भी है, वो भी एक स्टॉक है जो आई थिंक उसमें ज़्यादा ऊपर नीचे होगा। और अदानी ट्रांसमिशन देख सकते हो, लेकिन नंबर 1 अदानी पोर्ट रहेगा। सेकंड अदानी ट्रांसमिशन, आई थिंक अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात कर एनर्जी, रहा हूँ, वो आई जी थिंक जी नाम जी चेंज जी हो जी। गया है। तो वो, और थर्ड अदानी पावर होगा। 3 कंपनी आप कह रहे हो, फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस नहीं? नहीं नहीं, उसमें क्योंकि अदानी ग्रीन भी आ जाता है, बहुत सारे आ जाते हैं ना, तो एक अच्छा। को प्रॉब्लम होगी, एक को खांसी आएगी तो इनको बुखार आ जाएगा, तो ऐसी बात होती है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं ये सारे, अगर एक को भी चोट लगती है हाँ, तो फिर जाहिर सी बात है कि तो जो पेरेंट है हाँ, उनको माँ तो बाप दिक्कत टेंशन आनी में है। आ जाते हैं ना, तो वही यहाँ हो रहा है। अब भले ही उनकी दिक्कत हो ना हो, लेकिन इनके खून निकलता हुआ देख के उनकी टेंशन आ जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि 3 नॉर्मली कंपनियां सर जो ऐसा आपको। ही होता है, कहीं भी आप कोई भी ग्रुप में जाइए, हो सके तो जो कॉन्सोलिडेटेड जो ग्रुप होता है, ग्रुप कंपनी को मत बाय कीजिए, वहाँ यही प्रॉब्लम आती है हमेशा। ठीक है, परफेक्ट है। तो अदानी ग्रुप में अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी एनर्जी, ये आपकी खरीदारी की लिस्ट में या वॉच लिस्ट में होने चाहिए, जिन भी अच्छे लेवल्स पर जब मिले। अभी नहीं, थोड़ा वेट कर लीजिए। लेकिन हाँ, ये बिजनेसेस प्रॉमिसिंग है इस पूरे ग्रुप में, इनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। तो अदानी ग्रुप के शेयरों में वैल्यूएशन बहुत अच्छे हो चुके हैं, बैलेंस शीट इनकी काफ़ी अच्छी है, स्पेशली हिंडनबर्ग के मामले के बाद। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर नीचे में मिलते हैं इन शेयरों पर, इन 3 शेयरों पर आप खास तौर पर फोकस करके चल सकते हैं, जो तपन सर बता रहे हैं कि इनको काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। चलिए सर, अब मैं ना दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ रहा हूँ। पहले हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं मैं उनके सवाल ले रहा हूँ। शुभम मेहरोत्रा जी का पहला सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास सर ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का शेयर है 1120 रुपये के रेट पर, 11220 का प्राइस है,
क्या करना चाहिए सर शिपिंग को लेकर? ना मैं आपसे पूछने भी वाला था, शिपिंग में कुछ एक्शन बन भी रहा था, एक दो स्टॉक थे जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। हाँ, जी शिपिंग अच्छा कर रहा है, इस पे मेरी नज़र गई थी, मैं पूछना भूल गया आपसे। 4.5% ये ऊपर है सर। शिपिंग पर ना ओवरऑल अपना व्यू भी बताइएगा, स्पेशली अब हम बजट के बिल्कुल सामने खड़े हैं। तो पिछली बार एक सर मैरीटाइम फंड बनाने की बात सरकार की ओर से की गई थी, वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा भी की थी, और उसमें सरकार ने कहा था कि इसमें जो 49% जो योगदान है वो हमारी तरफ से आएगा, यानी कि सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। सर ये जो मैरीटाइम फंड है वो उसका कुछ एक्सटेंशन इस बार आ सकता है? इस बार आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर कि शिपिंग इंडस्ट्री को लेकर किस तरह के ऐलान हो सकते हैं? ये 25,000 करोड़ रुपए का फंड था सर जो पिछली बार बोला गया था सरकार की ओर से, तो इस बार शिपिंग में क्या हो सकता है और क्या ये लॉन्ग टर्म प्ले है अगर आप बजट के हिसाब से देखें? क्योंकि सर ज़्यादातर एक्सपर्ट जिनसे हमारी बात होती है ना वो यही कहते हैं कि जहां सरकार का फोकस होता है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो शिपिंग हो या फिर कोई भी और सेक्टर हो, वहां पर पैसा ज़रूर बनता है। पिछली बार कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स की भी बात हुई थी, उसके बाद जीएमडीसी कैसा चला वो आपने देखा ही है, एनएमडीसी में किस तरह का मूव आया। तो क्या सर ये जो बजट है इस बार, इसमें इफ़ नॉट फोकस पूरा शिपिंग पे हो, लेकिन हाँ कुछ बड़े ऐलान होने की उम्मीद आप कर रहे हैं? नहीं, मैं कर रहा हूँ कि आई थिंक आना चाहिए कुछ शिपिंग, क्योंकि एक बार इन्होंने चालू किया है गवर्नमेंट ने इस पे फोकस करना, आई थिंक वो बरकरार रह के उनके दिमाग में होता ही है ये। और ये जो हम लोग सागर माला की जो हम लोग बात करते हैं ना, कि क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई होते हैं इंडिया का। अगर मैं एक बात करूँ वर्ल्ड ओवर लेवल पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होते हैं वो बाकी सब डेवलप, अगर हम लोग को अभी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे तो ये कम करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो वो कॉस्ट कब होगा? जब ये सागरमाला जैसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो नदियां एक साथ होती है और वहां से हम लोग ट्रांसफर करें तो वहां से बहुत कम है, तो वहां ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन उनका बहुत बड़ा हाथ होता है और बाकी सब शिपिंग कंपनीज का भी। तो मैं पॉजिटिव हूँ ऑफ कोर्स नो यहाँ, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत कुछ पॉलिसी पे डिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले साल से इनका प्रॉफिट थोड़ा ठीक ठाक है, अभी भी ये लॉस मेकिंग है, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट में आ गए, लेकिन एक तरह का सेंटिमेंटल पुश आ रहा है। अगर ये प्रॉफिट में आते एक दो क्वार्टर में तो मुझे लग रहा है कि वापस ठीक ठाक होगा, तो मैं पॉजिटिव। लेकिन एट अ लोअर लेवल थोड़ा बाय कीजिए, 10% नीचे कहीं मिलता है तो आप धीरे धीरे एसआईपी में बाय कीजिए, जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी और जो सागरमाला की हम लोग जो बात करें उसके हिसाब से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। सर ड्रेजिंग इनके पास 1120 रुपये का रखा हुआ है, 1120 का, क्या राय देंगे इनको आप? नहीं, और 1120 पे तो आप अभी होल्ड कीजिए, अभी होल्ड कीजिए। ठीक है, ओके। तो बजट की सर ऑलमोस्ट थीम जो है ना वो हम टच कर चुके हैं। तो बजट से रिलेटेड जो जो पिछले 5 सालों में कुछ ऐलान हुए हैं वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर चलते हुए दिख जाएंगे, और जितना हो सके सर बजट में क्या हो सकता है, क्या अनफोल्ड हो सकता है, और स्पेशली सर कल जो इकोनॉमिक सर्वे भी आया था ना उसके बाद आप क्या देखते हैं सर, क्या इंडिकेट कर रहा है इस बार का इकोनॉमिक सर्वे? शिपिंग एक सेक्टर है जो मुझे लगता है सर, ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि शायद कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि पिछले बजट में आप देखेंगे एक सर न्यूक्लियर पावर को भी टच करने की कोशिश की थी वित्त मंत्री जी ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आई थिंक 9 गीगावाट के आसपास है सर हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है अभी, 100 गीगावाट तक पहुंचने की बात की गई है वित्त मंत्री की ओर से पिछले बजट में। पिछले बार की घोषणाएं दिखाइए जरा एक बार, जो घोषणाएं थी उसमें इन्होंने बोला था कि 2047 तक, 2047 तक, 22 ईयर्स डाउन द लाइन हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर में करना चाहते हैं। सर इस थीम को ध्यान में रखते हुए अगर इस बार इसके ऊपर कुछ चर्चा हुई, जैसा पिछली बार वित्त मंत्री जी ने टच किया था, तो न्यूक्लियर पावर से जुड़े हुए कुछ स्टॉक्स या कुछ ऐसी थीम्स जो आपको लगता है कि काफ़ी एक्टिव हो सकती हैं? देखिए न्यूक्लियर पावर रिलेटेड पहले भी बात हुई थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट स्टॉक्स में इतना नहीं आया था, वो बजट ओरिएंटेड होता है, आके फिजल डाउन हो जाते अगर। हाँ, और रिन्यूएबल भी मैं डू एग्री कि बहुत ही फोकस होगा, क्योंकि पावर पुश एक बहुत ही बड़ा है। देखो एआई अभी आ रहा है और काफी पावर में डिमांड भी आगे जाके बढ़ेगी। डेटाबेस सेंटर पे भी आई थिंक मुझे कुछ गवर्नमेंट अनाउंस करे वहां भी कुछ, क्योंकि और बैक टू एनर्जी सेविंग सिस्टम, क्योंकि ये जो जैसे मैंने आपको बोला कि रिन्यूएबल पावर वो सब जिस तरह से बढ़ रहे हैं ना, तो ओवर सप्लाई के चांसेस होते हैं, तो उनको स्टोरेज करने के लिए भी आपको सिस्टम चाहिए, वहां भी कुछ आ सकता है। हम्म। डिफेंस डिफेंस तो ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मे बी बातें तो चले, जैसे आपने भी सुना कि 20% के आसपास
जो 8-10% से ग्रोथ होता है वो 20% का होगा, और करना भी चाहिए। अभी तो बांग्लादेश भी हमारे खिलाफ हो गए, बांग्लादेश भी अपनी टीम नहीं भेज रहा है इंडिया, पाकिस्तान चाइना तो है ही। तो आजू बाजू ऐसे सिनेरियो, और ट्रम्प साहब बैठे वहाँ, यहाँ तो अभी सर ऐसा हो गया ना, ट्रम्प जिस तरह से बिहेव करें वैसे कि जिसके पास लाठी उसी की बैल, ऐसी बात है कि जो पावरफुल है, जिसके पास डिफेंस अच्छे है, वही रूल करेगा। तो उस पे गवर्नमेंट वहां फोकस करेगी। और रेलवे तो है एक, लेकिन रेलवे जो बजट चल रहा है आई थिंक वही उतना ही चलेगा। बाकी सब में मुझे लग रहा है कि एक कैपिटल आउटले का 12 से 13 लाख करोड़ का आई थिंक होना चाहिए, थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इतना हिट हुआ है, तो जो बेसिकली डोमेस्टिक में अगर कैपेक्स बढ़ाते हैं, तो जैसे कैपिटल गुड जैसे एलएनटी हो गया या एबीबी से काफ़ी सारे वो भी बेनिफिट में आ सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, एक सवाल सर हमें जो मिला है वो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर। दिलीप कुमार जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, ये कह रहे हैं कि सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लिया मैंने, हमारे एक एक्सपर्ट के कहने पर 300 शेयर लिए हैं, कह रहे हैं मैंने 2 साल के लिए लिया है और मैं 1 शेयर और लेना चाहता हूं जो 2 महीने के लिए अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। प्लीज़ सजेस्ट करें कोई अच्छा स्टॉक। सर इनको अच्छा स्टॉक तो बताइएगा। अब ये जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात इन्होंने करी है ना सर, ये एक पोर्ट रिलेटेड प्ले है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इनका नाम है, लेकिन इंफ्रा का एक हिस्सा पोर्ट भी है। और स्पेशली सर ये जो इंडिया ईयू ट्रेड डील हुई है या फिर एफटीए साइन जो हुआ है, उसके बेसिस पे सर क्या आपको लगता है कि जो पोर्ट्स वाली कंपनियां हैं इनमें काफ़ी अच्छा प्ले बनता हुआ दिखेगा? अब वैसे 3 कंपनियां हैं, लेकिन 2 प्रिडोमिनेंटली नाम सामने आते हैं, एक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और दूसरा जो आपने नाम अभी लिया भी अदानी पोर्ट्स का। तो अदानी पोर्ट्स और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में से आपको कौन सा शेयर ज़्यादा बेटर लगता है, या फिर आप दोनों ही कहेंगे कि लेने चाहिए? और क्या आपको लगता है कि सर इंडिया ईयू एफटीए के बाद कुछ पोर्ट्स या फिर शिपिंग या फिर जो एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड जो पूरा प्ले है उसको लेकर भी इस बार कुछ आ सकता है? क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है सर उसको बहुत ज़रूरत है, स्पेशली जो इंडिया यूएस ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, वो जो एक्सपोर्ट वाला पोर्शन है सर वो कहीं डाइवर्ट तो होगा, उसके लिए प्रोत्साहन तो चाहिए। आप अलग अलग देशों से बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या बजट में कुछ इससे रिलेटेड आ सकता है? नहीं सर जी, मैं एग्री करता हूँ आपसे, क्योंकि ये पोर्ट इंडस्ट्री ऐसी है कि वहां से 80% आपका एक्सपोर्ट वहां से जाता है। इंडिया यूयू डील जो हुआ है, मदर ऑफ ऑल डील जो बोलते हैं, वो ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंट 6 महीने 1 साल में होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट अब पोर्ट एक्टिविटी में बहुत बढ़ेगा। और उसमें आई डू एग्री, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा काफी अच्छी पोजीशन पे, इवन वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखें तो ये अच्छा करेक्ट भी हो चुका है। तो इस लेवल पे भी मैं तो बोलूंगा आप बाय कीजिए। अगर बजट में कोई अनाउंस होगी तो शायद इसमें भी आप इम्पैक्ट देंगे, लेकिन ओवरऑल भी मुझे लग रहा है कि इनका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि इतना इजी नहीं होता है पोर्ट इंडस्ट्री में आना, बहुत ही कैपिटल आउटले लगता है। और जिस तरह से अदानी पोर्ट और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने अपनी पकड़ जमाई है, आई थिंक कंपटीशन कम है यहाँ। तो यस, आप इस लेवल पे एंट्री कीजिए। और जैसे आपने बोला शिपिंग में भी आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि अगर आप देखें कि 60 to 70% जो शिप बिल्डिंग होती है ना, वो चाइना के एंड से आती है। इंडिया में हम लोग आई थिंक 2 या 3% है। तो वहां भी जीआरएससी हो, कोचिंग शिपयार्ड या एससीआई, वैसे सब भी आई थिंक बेनिफिट में रहेंगे। तो जीआरएससी कोचिन शिपयार्ड को सर अगर किसी के पास 2 चीज़ें हैं, कैपिटल और पेशेंस, क्या खरीद कर लेकर भूल जाएं? इसमें अगर आपको जाना है तो आई थिंक ये तो मैंने पोर्ट तो बोला, पोर्ट ले लीजिए, पोर्ट आई थिंक अच्छा रिटर्न देगा। इसमें आपको जाना है तो जीआरएससी एसआईपी मोड में जाइए, वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो जीआरएससी शिप बिल्डिंग के हिसाब से, क्योंकि हम ग्लोबली देखेंगे केवल 2 से 3% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत होता है, स्पेशली क्रूड का ही आप देखेंगे। तो जिस भारी मात्रा में हम चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं और हमारे यहाँ से फिनिश गुड्स बन के भी जाती हैं, चाहे वो ज्वेलरी हुआ, चाहे रिफाइंड प्रोडक्ट्स हुए या बाकी चीज़ें हुई, उस लिहाज से हमें बहुत ज़्यादा शिपिंग या फिर टैंकर्स की या फिर इन जहाज़ों की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ पे शिपिंग इंडस्ट्री को या फिर शिपयार्ड इंडस्ट्री को बहुत भारी पैमाने पे ग्रो करना है। तो जीआरएसी एक प्ले है जिसको आप लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में हर गिरावट पर या फिर धीरे धीरे फेजेस में आप चाहें तो शामिल करके चल सकते हैं। एक सर कार्तिक जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि सर टाटा मोटर्स सीवी और पीवी के 200 शेयर हैं, दोनों के शेयर हैं सर, मैं होल्ड करूं या फिर कहीं और इन्वेस्ट करूं, यानी कि इनमें से निकल जाना चाहिए? अब सर इसका भी लिंक कहीं ना कहीं इंडिया ईयू एफटीए से है। अब बाहर की जितनी भी यूरोप की गाड़ियां हैं सर, अगर वो सस्ती हो जाएंगी तो उसमें फिर सर जेएलआर वाला पार्ट भी आता है। तो उस एंगल से अगर आप टाटा मोटर्स पीवी को एड्रेस कर सकें।
देखिए ऑफ कोर्स आपने जैसे बोला कि नो वो उनका टैक्स कम हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी कम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इंडिया में इतनी बिकती नहीं है इसलिए ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो अभी इशू था वो जो साइबर क्राइम का जो इशू हुआ था, उनके साइबर अटैक हुआ था, वो आई थिंक ये क्वार्टर में कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाएगा। और अभी जिस वैल्यूएशन में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल खड़े हैं, आई थिंक नीचे मुझे डाउनवर्ड कम दिख रहा है, यानी ऑलमोस्ट 10 के पी पे खड़े हैं, जबकि आप बाकी सब एम देख लो, मारुति कहाँ खड़े हैं। ऑफकोर्स इनका वॉल्यूम है नहीं। आई थिंक उनको जो 3 वीक का जो इम्पैक्ट आया था प्रोडक्शन का, वो हम्म। इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ये रिजल्ट में आ जाएगा। तो अगर आपका 6 महीने अगर आप रुक पाओ, 6 महीने या 9 महीने, आई थिंक ये अच्छा खासा बाउंस बैक देगा इस लेवल से, क्योंकि वॉल्यूम धीरे धीरे रिकवर रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि बॉटम यही कहीं है, इससे ज्यादा नीचे नहीं, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा टाइम लगेगा। जबकि हम्म। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करूं मैं, तो वो ऑलरेडी काफी हद तक बढ़ चुका है। तो वहां में अगर आपके पास है लंबा समय तो होल्ड कीजिए, अदरवाइज थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है तो आप कर भी सकते हो। लेकिन ये भी अच्छा स्टॉक है, लेकिन ये इतना भागेगा नहीं। आई थिंक शॉर्ट टर्म में 9 महीने में, साल में, आई थिंक पैसेंजर व्हीकल में रिकवरी आएगी अच्छी खासी। तो 360 के आसपास आप कह रहे हैं कि शायद बॉटम बन गया है टाटा मोटर्स पीवी का है? हाँ 300, देखो अभी 352 चले नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ तो यहाँ ही 10% ईयर एंड है। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं बॉटम है, अब इससे नीचे नहीं जाएगा ये। अच्छा ठीक है, तो इस 360 के आसपास टाटा मोटर्स पीवी दिखाइए एक बार। हाँ ये 351, आपने सही कहा सर, इसी के आसपास 5-10% ऊपर नीचे कहीं आपको इसका जो बॉटम है वो शायद इन प्लेस नज़र आ जाएगा। तो अच्छे लेवल है सर, अभी ले लें या फिर धीरे धीरे लेने के लिए कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, ले सकते हैं अभी। एग्जैक्टली इसका मैंने रिजल्ट, एक मिनट, आया नहीं है। तो वो थोड़ा रिजल्ट का एक बार वेट कर लो जरा, कैसा है थोड़ा बाय कर लीजिए, बाकी रिजल्ट के बाद बाय कीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि उसमें बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आया नहीं है, आई थिंक करेक्ट। तो वो कब आ रहा है मुझे पता नहीं, तो मैं थोड़ा रिजल्ट का वेट करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है बॉटम यही कही है, क्योंकि बहुत कुछ नेगेटिव फैक्टर इन हो चुका ऑलरेडी। ठीक है, टाटा मोटर्स पीवी में शायद बॉटम बन चुका है, इन लेवल्स पे आपको खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। एक सर जय किशन जी हैं, हमारे दर्शक कह रहे हैं कि थोड़ा सा भावनाएं भी हैं इनकी इस सवाल में। सवाल नहीं, किसी शेयर को लेकर नहीं बोला इन्होंने, बाजार से रिलेटेड और बजट से रिलेटेड, चूंकि हम चर्चा कर ही रहे हैं सर, बजट हमारे सामने है, एक दिन दूर है। हम कह रहे हैं कि हमारी वित्त मंत्री जी से हमारा वित्त मंत्री से एक सवाल है, जब हम शेयर मार्केट में भारी भरकम नुकसान से चल रहे हैं, तब भी हमसे हर ट्रांजैक्शन पर भारी भरकम एसटीटी, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी किस बात की वसूल की जा रही है? प्लीज़ रेज दिस इशू। तो सर ये मैं जब कार्यक्रम शुरू हुआ था, जब मैंने एफआईएस की बात की थी ना सर, एफआईएस में भी सर कल भी ये बातचीत हो रही थी कि शायद उनकी जो बिकवाली है ना सर, वो शायद सांकेतिक है, कुछ तो वो इंडिकेट कर रहे हैं अपनी बिकवाली से। कल तो हमारे साथ लोकेश जी जुड़े थे, वो कह रहे थे कि शायद दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिकवाली इसीलिए हम कर रहे हैं कि आप हमारे ऊपर जो टैक्सेस हैं वो कम कीजिए। तो एफआईएस तो इंडिकेट कर ही रहे विदेशी निवेशक सर, ये जो रिटेल हैं सर वो भी दुखी हैं। जाहिर सी बात है, जब नुकसान हो रहा है उसके बाद भी आपको ब्रोकरेज तो देनी है, एससीटी भी देना है, आपको बाकी जो चार्जेस हैं, एक्सचेंज के चार्जेस या फिर सेबी के जो चार्जेस लगते हैं, सारे चार्जेस आपको देने, जिसमें एसटीटी भी शामिल है। तो क्यों दें हम, जब बाजार में आपको लॉसेस हो रहे हैं तो क्यों भरें आप? तो एसटीटी सर बेसिकली देखा जाए ना, तो एसटीटी को अबॉलिश करने की बहुत बड़ी मांग है, हालांकि ये एम्बिशियस हो जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो नंबर है ना सर इस बार का जो बजटेड इस पूरे वित्त वर्ष का, वो 78,000 करोड़ है। सर मैं या फिर मैं आपसे कहूंगा, आप अपने आप को वित्त मंत्री जी की जगह रख के देखिए, जिनको पता है कि मेरी बैलेंस शीट में एक साल में 78,000 करोड़ रुपए जहां से आएगा, मैं तो एकदम से उठा के उसको बाहर कर नहीं दूंगा। तो सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग या फिर रियलिटी में देखें, कितनी उम्मीद है सर कि ये एसटीटी हट जाएगा? देखिए संदीप जी, ये तो राय मेरी भी है, और राय क्या, मेरी इच्छा तो मेरी भी है कि भाई राय नहीं है ऐसे सर, एबोलिश हो। राय नहीं है सर, ये महत्वाकांक्षा है। मैं कहना मैं महत्वाकांक्षा है, कहने वो भी ऐसा कहने ही से बोल रहे हो हिचकिचा गया थोड़ा, क्योंकि ये महत्वाकांक्षा है सर हाँ, एक्चुअली। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि नहीं सही बोल रहे हैं, जब मैं टोटली रिलेट करता हूँ इन्होंने जो बोला है ना, क्योंकि पेन होता है ना कि भाई लॉस कर रहे हैं, एक साल से तो मार्केट ऐसा कुछ मूवमेंट है। नहीं है और आप यहाँ से कलेक्ट करते जा रहे हो। लेकिन
हमारा देश ऐसा ही है। और अगर आप टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू जैसे बोल रहा है ना, कि पूरे वर्ल्ड में आई थिंक हमारा हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट। जिस तरह से हम लोग जो टर्नओवर चार्जेस और जो ये सब ले रहे हैं ना, वन ऑफ द हाईएस्ट। और ये एक बार नहीं बोला है, हर साल बोला जाता है वित्त मंत्री को। लेकिन उनको ऑफ कोर्स देखो, गलती नहीं है फार्मर्स, और उनको ज्यादा देखना है, हमको कम देखना है, क्योंकि हम लोग माइनॉरिटी में आते हैं। तो सर माइनॉरिटी को कोई सुनता नहीं है। तो वही दिक्कत है, अभी भी हम लोग 5 से 6% ही इन्वेस्टर है जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इनको अभी भी, इनको क्या है कि ये मार्केट जिस तरह से मूवमेंट आती है, उनको देखिए मार्केट एफएम भी क्या देखते हैं, एफएम देखते हैं देखो मैंने 10% ये लगा दिया, कैपिटल गेन लगा दिया मैंने, स्मॉल उसका बढ़ा दिया ये वो। लेकिन मार्केट का इम्पैक्ट आया, कुछ नहीं आया ना। लोग इन्वेस्ट कर ही रहे, लोग एसआईपी कर ही रहे। आप पिछले 30 साल से 15% का आपको मिला ही है प्रॉफिटेबिलिटी, नहीं सॉरी सीएजीआर ग्रोथ मिला ही है। तो वो उस तरह से देखते हैं कि वो कब झुकेंगे, जब सही में पेन दिखे कि भाई मार्केट मूवमेंट ही बंद हो गया है या लोगों के पैसे आए, तभी ये हिलते, नहीं तो नहीं हिलते। नहीं तो बहुत मोटी चमड़ी के होते ये सब। बड़ी बात बोल दी सर आपने। मतलब बोला जा रहा है लेकिन सुनती नहीं है वित्त मंत्री जी। तो माननीय आदरणीय वित्त मंत्री जी सुनिए, बाजार, लोग जो निवेशक हैं, छोटे निवेशक जो हैं, उनका भी थोड़ा इलाज, उनका मर्ज जो समझिए, क्या किस स्थिति से वो गुजर रहे हैं। पिछले साल बाजार ने 10% रिटर्न दे दिया, लेकिन पोर्टफोलियो लोगों के ब्लीड कर रहे हैं। लोगों के तो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी लाल निशान है। तो प्लीज़ सुनिए, प्लीज़ कुछ कीजिए सर। जब करने की बात आती है संदीप ना, जी, इसमें इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्शन हमेशा रिफ्लेक्टिव होता है। जैसे ट्रम्प ने टैरिफ लगाया तो कैसे जीएसटी रैशनलाइजेशन हो गया, हाँ करेक्ट। तो हाँ, वैसा होता है, वो जो ईयू की डील जो 20 साल से चल रही थी, सडनली 6 महीने में हो गई। तो जब आपत्ति आती है ना, तब होता है। अब आपदा में यहाँ अभी अफसर कोई हैं। आपत्ति है नहीं, तो क्यों करेंगे वो? हाँ, मतलब आपदा आएगी तो ही जागेंगे, तो ही कुछ होगा। आपने मतलब करेक्ट तीन करेक्ट चार शब्दों करेक्ट। में ना बड़ी बात कह दी सर। मोटी चमड़ी वाले होते हैं, इनको ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। वैसे भी सर देखा जाए ना, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना सर, हमें जब इंजेक्शन लगता है हमें सोचते हैं यार इसको दर्द नहीं होता, क्या हमें सुई चुभ हो रहा है, लेकिन वो आपके इलाज के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसे ही मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इकोनॉमी का इलाज करें, लेकिन इनको सर नंबर्स दिखते हैं, और नंबर्स इनको दोनों तरफ मिलाने होते हैं बैलेंस शीट के, इधर भी उधर भी। इसीलिए मैंने कहा कि एसटीटी में 78,000 करोड़ रुपए का जो वर्कआउट करके बैठी हुई है वित्त मंत्री जी, वो कहाँ से काउंटर बैलेंस करेंगे। अगर 78,000 करोड़ रुपए यहाँ से आने वाला है, तो फिर कहीं और से तो उनको वो जुगाड़ करना पड़ेगा या फिर जुटाना पड़ेगा ना। तो इसलिए इसके हटने की जो उम्मीद है वो काफ़ी कम नज़र आती है। लेकिन सर एक चीज़ सरकार समझ गई है या फिर इसके ऊपर वर्कआउट कर रही है, वो पिछले बजट से शुरू हो गया था। आपने सही कहा कि आपदा में अवसर ढूंढते हैं हम, और ट्रम्प साहब कहीं ना कहीं जो हमारे डिसीजंस हैं ना, उसमें काफ़ी हद तक उसके पीछे का कारण है, चाहे वो इंडिया ईयू एफटीए माने या फिर जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन माने। उससे पहले से सर ट्रम्प साहब जब आए थे ना, उसके थोड़े टाइम बाद ही बजट आ गया था पिछली बार का। और पिछली बार यही वाली प्लेट, इसी को रखिएगा, ये जो सर नई टैक्स रिजीम में ना जो 12 लाख तक का इनकम फ्री कर दी गई थी, 12,75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिला के अगर हम देखें, और जो टैक्स स्लैब्स थी ना उनको भी सर रिवाइज किया गया था, तो काफ़ी हद तक रिलीफ देने की कोशिश की गई। तो हमारे सामने ये 12 लाख वाला नंबर ये है सर, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन है, हमारे सामने इंडिया ईयू एफटीए डील है। इस बार के बजट में सर आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा देने की या फिर पैसा खर्च करने की, जिसे कहते हैं ना कि कंज्यूमर कंजम्पशन की जो पावर है या डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने की जो कोशिश है, वो सरकार की ओर से पूरी तरह से की गई है। इस बार के बजट में क्या फोकस हो सकता है सर? क्या कंजम्पशन बढ़ाने के ऊपर, लोगों के हाथ में पैसा छोड़ने के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, या फिर कोई और ऐसी बातचीत होगी? क्योंकि पिछला बजट सर पूरा इसी के ऊपर ही दारमदार हो गया था सर। ये जो 12 लाख वाला नंबर आया था ना, इसने बाकी सब चीज़ों को दबा दिया था। सर लेकिन संदीप जी देखिए, तो वो जो 12 लाख का नंबर था, और जीएसटी रैशनलाइजेशन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। ओके, तो वो जो किया, आई थिंक काफी हद तक उन्होंने जो करना था वो कर चुके, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे कोई और चीज बची नहीं जिससे वो बहुत बड़े लेवल पे पैसे छोड़ पाए एंड कंज्यूमर तक। हाँ, कुछ जीएसटी का एंड तक कस्टमर तक चला जाए तो उसके लिए रिलेटेड रेगुलेशन ऑल दैट। लेकिन मेरा इस बार लग रहा है कि फोकस उनका कैपेक्स की तरफ ज्यादा जाएगा और डिफेंस की तरफ ज्यादा जाएगा, जो जाना भी चाहिए जिस तरह के माहौल है। और कॉम्पनसेट करना कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सेगमेंट्स है, जहां जहां प्रॉब्लम आई है, उनको कैसे इंसेंटिव दे या कुछ स्कीम लाए या पीएलआई स्कीम लाए या कुछ भी, वहां आई थिंक फोकस जाए करना करेंगे वो शायद।
क्योंकि वहां इम्पैक्ट बहुत बड़ा आया है। तो जहां जहां कहते हैं ना इकोनॉमी में जहां टायर पंचर हुआ है वहां जाके वो करेंगे, क्योंकि एट द एंड उनको जो करना था उनके पास है, अभी सर्टिफिकेट है, उन्होंने बताया देखो तो ये सब तो मैंने करके दे दिया ना आपको, अभी क्या चाहिए आपको। तो आई थिंक वहां फोकस होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा कुछ बेनिफिट देंगे इस बार। चलिए, आप कह रहे हैं डिफेंस और केपेक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। केपेक्स पिछली बार भी बढ़ाया गया था, हालांकि जो पिछली बार का नंबर रिवाइज करके उसके ऊपर बेस छोटे से 10% या 11% बढ़ाया गया था केपेक्स, वो आप कह रहे हैं कि इस बार भी बढ़कर आ सकता है। तो डिफेंस में सर आपने एक जीआरएसी की बात करी, जो कि डिफेंस और शिपयार्ड दोनों का प्ले है। डिफेंस में अगर सर किसी को खरीदारी करनी है, पहली बात तो क्या बजट से पहले कोई खरीदारी करनी चाहिए इफ एट ऑल, हाँ तो कौन से स्टॉक्स हैं पूरे डिफेंस स्पेस में जो आपको काफ़ी पसंद है, भले ही वो धीरे धीरे आप खरीदारी करने की राय दें? नहीं देखो, डिफेंस में ये जो बढ़ने वाला है वो आई थिंक 2 वीक पहले से न्यूज आ गई थी, तो तब थोड़ा ऊपर नीचे हो ही गया मार्केट में स्टॉक। लेकिन ये स्टॉक जो है, अभी कोई भी डिफेंस स्टॉक ले लीजिए आप, ये जीआरएस ले लो, एचएल बीएल, किसी के पास ऑर्डर की कमी नहीं है। ऑर्डर तो सबके पास 4 साल 5 साल के। ठीक है। एग्जीक्यूशन कैसे होता है और किस तरह से वो कैपिटल एफिशिएंसी लाते हैं और नई कैपेसिटी कैसे लाते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड है। तो उसके वजह से मैं यहाँ नामी नाम के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि उनका पास ऑर्डर है और उनका कैपेबिलिटी भी, और उन्होंने बताया जैसे बीएल देख लो या एचएल देख लो, इवन शिपयार्ड में आई थिंक जीआरएसी है, मेजागोन है। तो ये कुछ जो ना, इवन बीडीएल भी, बीडीएल में थोड़ा मुझे लग रहा है वैल्यूएशन हाई है, लेकिन जो ब्रह्मोस और जो मिसाइल और वो जब का जो सिंदूर में हुआ था उसके वजह से वो थोड़ा प्रीमियम में चला है। लेकिन अदर देन बीडीएल मैंने जो कुछ नाम दिए, आई थिंक वो आप जो प्ले है उस पे ही, जो नॉर्मल प्ले है उस पे ही खेलिए। आई थिंक ये डिसेंट रिटर्न देंगे आगे जाके। तो मतलब बजट को ध्यान में रखें ना रखें, लंबी अवधि के लिए अच्छे हैं ये। जी अच्छे है, और बजट में अगर कुछ आ गया तो इनको बेनिफिट इनको ही पहले मिलेगा। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। तो ये हमने डिफेंस वाले शेयरों की बातचीत कर ली। ये पूरा डिफेंस का डिस्कशन हो गया या फिर बजट का डिस्कशन हो गया कि क्या क्या हो सकता है और उसके बेसिस पर आपको किस तरह से पोजीशनिंग करनी चाहिए, बजट से पहले क्या खरीदारी करनी चाहिए, अगर हाँ तो कहाँ पर, कौन से सेक्टर्स ज़्यादा लाइमलाइट में फोकस में रह सकते हैं। एक सर बजट के बियॉन्ड सर अगर कुछ हो रहा है ना, तो वो है वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया में नंबर्स सर कल आ गए थे, इनफैक्ट रिएक्शन कल आया था, परसों शाम को नंबर्स आ गए थे, जिसमें इनका जो घाटा था वो आई थिंक 20 क्वार्टर लो पर आ गया था, कई क्वार्टर के लो पर आ गया था। कल नहीं रिएक्ट किया था शेयर सर, आज इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ रहा है और 1/10 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 37 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है सर। हम कितना 45 मिनट हुए हैं अभी बाजार खुले हुए सर, 37 करोड़ शेयरों की वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। कुछ ना कुछ तो सर बड़ा इसमें चल रहा है, कोई तो बाय कर रहा है इसमें, जिस वजह से आप देखिए 11 रुपये पर ये शेयर आ गया सर। 12 रुपये 80 पैसे का रिसेंट हाई था, क्या वहां तक जाता हुआ दिख रहा है? आपकी राय होगी सर यहाँ पे खरीदारी करने की, छोटी अवधि के लिए ही सही? हाँ, छोटी अवधि के लिए ऑफ कोर्स नो, थोड़ा 12, हमें भी पता है जो कितनी बार लेवल आई थिंक 12-12.50 का डिस्कस कर चुके हैं कि उस लेवल तक जाता है और वहीं से नीचे आ जाता है, और वहीं 9-10 रुपए के पास वापस कुछ बाइंग आना चालू होते हैं। तो यस, छोटी। ओके, आई थिंक उनके साथ थोड़ा संपर्क करने में दिक्कत हो रही है, तकनीकी कारण से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। उनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वोडाफोन आइडिया की बहरहाल हम बात करें तो जो तेज़ी आज बन रही है या फिर अपमूव आ रहा है, उसमें रीज़न ये है कि इनके जो सीईओ हैं उनकी ओर से कुछ कमेंट्स आए हैं कि ये 45,000 करोड़ रुपए का केपेक्स करने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं अपनी क्षमता को आगे और बढ़ाने के लिए, नेटवर्क में सुधार करने के लिए और कंपनी के टर्न अराउंड के लिए। और स्पेशली अब यहाँ से कोई इक्विटी इन्फ्यूजन नहीं होगा, यानी कि शेयरों को बेचकर पैसा जुटाने की इनकी बिल्कुल भी मंशा नहीं है। अब जो एजीआर का रिलीफ इनको मिला है उसके बाद ये बैंकों का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वहाँ से 25,000 करोड़ रुपये रेस करना चाहते हैं और 10,000 करोड़ रुपये कुछ और भी सोर्सेस हैं जहाँ से ये रेस करना चाहते हैं। सर आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ सॉरी। तो वोडाफोन आइडिया में यही है कि कुछ ऐसा फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा लॉस कम हुआ है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, आई डू एग्री विथ यू, आप 12 रुपए तक खेलिए, स्टॉप लॉस लगा के चलिए 10, 9.5 या 10 रुपए का, और खेलिए, लेकिन स्टिफ स्टॉप लॉस के बिना मत करिएगा। लॉन्ग टर्म अभी भी क्लियर कट नो है, कुछ ज्यादा फंडामेंटली चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जैसे 12 रुपए का आपका टारगेट आता है प्लीज निकल जाइए। मुझे अभी भी लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे सर। मैं ना सवाल उस तरह से ले रहा हूँ ज़्यादातर कि हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होते हैं या फिर जो सवाल वो पूछना चाहते हैं ना, उन्हीं से रिलेटेड मैं आपसे कुछ एक सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ सर। एक है L&T टेक,
दूसरा है एसीसी, तीसरा है इसमें आप वन सोर्स स्पेशलिटी जो कि 3 दिन से गिर रहा है नंबर्स के बाद से, और चौथा स्टॉक इसमें आप चाहें तो इसमें रेनबो चिल्ड्रंस के नाम का शेयर है सर, इसको जोड़िए। ये सारे वो शेयर हैं सर जो 52 वीक लोज पर हैं, एलएनटी टेक, एसीसी, वन सोर्स स्पेशलिटी और रेनबो चिल्ड्रंस। आप चाहें तो सेंचुरी टेक्सटाइल भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं ये सर इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये इन गिरे हुए शेयरों में या फिर जो ये पिटे हुए शेयर हैं इनमें से किसी में भी फोकस करना चाहिए या फिर वीकनेस को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना है? नहीं देखिए, एक स्टॉक जो एसीसी बोले, एसीसी आई थिंक इफ यू आर एसीसी की बात करें तो एसीसी एक हाँ अच्छा जी। मुझे कंपैरेटिवली लग रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा मीडियम टर्म में आई थिंक वहाँ एक रिकवरी आ सकती है। बाकी सब स्टॉक में मैं इतना पॉजिटिव हूँ जितने भी आपने स्टॉक बोले। रेनबो चिल्ड्रन में भी क्या हुआ है, ओवरऑल एक ही सेगमेंट में जा रहा है लेकिन अभी भी वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी में इशू है। और लास्ट क्वार्टर का भी मैं अगर देखूँ तो रिजल्ट ठीक था, लेकिन ये एक स्टॉक अगर आपको 5% नीचे मिलता है यहाँ से, ये अभी 1149 है, तो मे बी अराउंड नो 1080 के आसपास मिलता है तो इसमें आप एंटर कर सकते हो। बाकी 3 स्टॉक्स में मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारा खास सेगमेंट है हॉट स्टॉक्स उसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। यहाँ पर हॉट स्टॉक्स को हम वाइंड अप करते हैं, लेकिन बाजार में एक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और बाजार में आप देखें अभी भी करीब 125 पॉइंट के आसपास की गिरावट बची हुई है। सर बजट से रिलेटेड कोई ऐसा प्ले जो आप अपने मेंबर्स को, अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं बजट से पहले या फिर बजट की थीम से जोड़कर? नहीं, बजट की थीम पे जोर पे देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने ऑलरेडी बात की कि कैपेक्स और इंफ्रा और वहाँ थोड़ा पुश आना चाहिए। तो हम्म। कैपिटल गुड्स रिलेटेड स्टॉक्स काफ़ी गिर चुके हैं। ओके, कमिंस ले लो या वो सब, एलएनटी भी एक प्ले ले सकते हैं, तो वहाँ फोकस कीजिए। इवन ईएमएस सेक्टर जैसे मैंने बोला, वहाँ भी पीएलआई स्कीम का कुछ ना कुछ आ सकता है क्योंकि स्कोप बहुत बड़ा है। अब ठीक इंडिया है। यूयू की डील हुई है, तो वहां से भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ आते हैं तो वहां भी फोकस हो सकता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी कुछ आएगा कि हम्म। इंसेंटिव, लेकिन मैं वहां ना बोल रहा हूँ जैसे टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, क्योंकि अभी भी हमें पता नहीं कितना प्रॉफिटेबिलिटी इम्पेक्ट है। तो इवन तो कुछ आता है लेकिन वो एक इंट्राडे प्ले होगा, वो लॉन्ग टर्म प्ले नहीं होगा। लेकिन डिफेंस, कैपिटल गुड्स या ईएमएस, वो मुझे लग रहा है थोड़ा लॉन्ग टर्म प्ले यहाँ कीजिए। और बाकी तो मैं होटल्स, हॉस्पिटल्स और वो सब पे तो मैं पॉजिटिव हुई। चलिए ठीक है, तो एक दिन दूर हैं हम बजट से, लेकिन 3 दिन की तेज़ी के बाद आज हम करीब 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ निफ्टी पर कारोबार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है उनमें कोई डिस्क्लेमर सर? जी, आज जो भी स्टॉक की बात हुई उसमें मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाँ, लेकिन हमारे स्मॉल केस या हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में शायद हमने दिए हो। एंड संदीप जी, चलिए। थैंक यू फॉर। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है और आप www.catapan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है। जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चले, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.